नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम कफ दोष की चिकित्सा पढ़ने वाले थे, लेकिन उसको कल पढ़ेंगे जी। उससे पहले हम आज 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 8वां अध्याय है जो मात्राशीतीय अध्याय। ये हमें भोजन के महत्व को दर्शाएगा और इसमें हम देखेंगे कि भोजन करने के नियम क्या है और हम क्या गलतियां करते हैं और गलतियां करने से किस तरह से भोजन का पाचन ना होने से आम बनता है और फिर किस तरह से बड़ी बीमारियां बनती है। 80% जो बीमारियां हैं जी, वो भोजन का सही रूप से पाचन ना होने से, उसमें चाहे भोजन असमय पे खाया गया हो या भोजन के साथ दूध, पानी, चाय का सेवन किया गया हो या भोजन ठीक बर्तन में ना बना हो, ये सब कुल मिला के कारणों से भोजन का पाचन ना होने से, सड़ने से 80% बीमारियां बनती है और वही बीमारियां आगे चल के 20% बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होती है। तो इस अध्याय में हम भोजन के महत्व को समझेंगे जी, कि भोजन का महत्व क्या है। केवल खा लिया वो महत्व का नहीं है, बल्कि उसको पचाना। अगर आपने मात्रा से ज़्यादा खा लिया है तो भी रोग होंगे, अगर आपने मात्रा से कम खा लिया है तो भी रोग होंगे। जैसे कि किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए, बाइक को, एक्टिवा को चलाने के लिए, हर चीज़ के अंदर एक मशीनरी फिट होती है जी। तो जो हमारा शरीर है ये भी प्राकृतिक है जी, और इसमें भी एक मशीनरी फिट है जो हमारा आमाशय है, पक्वाशय है। इसमें क्या है जी, इसमें भी एक रेशो है कि भोजन कितना करना है। अगर उस रेशो से अधिक कर लिया तो भी रोग होते हैं, उससे कम कर लिया तो भी रोग होते हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने अपने देश में यही नहीं पता कि भोजन कर क्यों रहे हैं जी, बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं। तो ये अध्याय हमें दर्शाएगा कि भोजन का क्या महत्व है। भोजन को अच्छा करके, रसोई और आहार विहार को अच्छा करके हम हर तरह की बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं जी। जब भोजन में ही गड़बड़ी होगी तो बीमारियां होना तय है, फिर दवाइयां और डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि वात प्रकृति के व्यक्ति को अगर भोजन नहीं पच रहा है तो क्या लक्षण होंगे, पित्त वाले को क्या होंगे, कफ वाले को क्या होंगे। तो एक मज़ेदार चैप्टर है, आज इसको पढ़ेंगे और फिर अगली कक्षा में हम कफ दोष की चिकित्सा पढ़ेंगे। इसमें भी हम ऐसा स्वरूप देखेंगे जहाँ पे आम बन रहा है, आम से फिर कफ की क्या क्या निर्मित हो रही है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी साथी इसका पहला श्लोक पढ़ो जी। अब हम यहाँ से मात्राशीतीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। जैसा कि इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। उपक्रम इसके पहले 753 में कहा गया है, आहारो वर्णित तत्र 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 च वक्ष्यते। अतएव इस 8वें अध्याय में उस आहार का किस प्रकार मात्रा के अनुकूल सेवन करना चाहिए, इस विषय की चर्चा की जा रही है। क्योंकि यहाँ जो मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य है आहार का सम्यक योग। यह आसन या आहार 7 प्रकार का होता है: संकीर्णासन, विरुद्धासन, अमात्रासन, अजीर्णासन, शमसन, अध्यसन तथा विषमासन। इनमें 2 के उदाहरण आगे इसी अध्याय में दिए जाएंगे। मात्रा का वर्णन मनुष्य को
अभी रुक जाओ जी आप, अभी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं ऊपर वाले को। हमारा जो शरीर है वो भोजन से चलता है जी, और भोजन हमारे पेट में जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता जी। पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। तो जो शरीर है वो, उसकी पहली जो ज़रूरत है वो भोजन है, उसकी पहली ज़रूरत भोजन है, ना कि दवाइयाँ और डॉक्टर। अगर हमारा भोजन पचता रहे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, अगर भोजन सड़ेगा तो हम बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो हमें, जब तक भोजन का पचन नहीं होगा तो कोई भी डॉक्टर और दवाइयाँ हमें ठीक नहीं कर सकती जी। तो शरीर भोजन के लिए बना है, ना कि दवाओं के लिए जी। जब हम अपने भोजन का सही से उपयोग नहीं कर पाते तो शरीर में फिर दवाइयाँ खाने की नौबत आती है, और भोजन का सही उपयोग ना होने से बीमारियाँ आई है, उसके लिए दवा की ज़रूरत पड़ी है। जब तक भोजन के सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो अकेली दवा और डॉक्टर से कुछ होने वाला नहीं है जी। तो इसमें कहा गया है जी, आज हम 8वां अध्याय मात्रा सीतीय, मात्रा सीतीय यानी कि भोजन किस मात्रा के अनुकूल लेना है, उस आहार का किस प्रकार मात्रा के अनुकूल सेवन करना चाहिए, इस विषय की यहाँ चर्चा करी जा रही है। क्योंकि जो मात्रा शब्द का उपयोग कहा गया है वो कहा गया है कि आहार का सम्यक योग, यानी कि सम प्रमाण में आहार लेना, वो उसकी उचित मात्रा है जी। ना अधिक लेना, ना भूख से कम लेना। अधिक लेंगे तो भी रोग है, कम लेंगे तो भी रोग है। तो यहाँ पे 7 आसन बताए हैं जी, 7 आसन जो हम गड़बड़ी करते हैं और जिनसे शरीर में बड़ी बीमारियां बनती है। जैसे कि इसमें पहला बताया गया है संकीर्ण आसन। संकीर्ण आसन होता है जी कई तरह के मिले जुले भोजन, फल, अन्नों का सेवन करना, इसको संकीर्ण आसन बोलते हैं। इससे क्या होता है जी, अलग अलग प्रकृति के, हमारे भोजन में सब्जी भी है, हमारे भोजन में रोटी भी है, हमारे भोजन में चावल भी है, हमारे भोजन में दाल भी है, हमारे भोजन में दही भी है। अब इतना सब इकट्ठा हमने डाल लिया तो ये क्या करेगा, पेट में कन्फ्यूजन होगी कि किसको पचाए जी, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो फिर वो क्या करेंगे, सब मिलके अग्नि को मंद करेंगे और वहाँ आम बनना शुरू होगा। तो संकीर्ण आसन, कई तरह के भोजन, कई तरह के फ्रूट, कई तरह के आहारों का एक साथ सेवन करना, ये घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है। दूसरा है विरुद्ध आसन। विरुद्ध आहारों का सेवन करना, जैसे कि दूध और नमक का एक साथ सेवन करना। सुबह उठते ही बहुत से लोग पराठा खाते हैं और उस पराठे में नमक है, उसके साथ या चाय लेंगे, चाय में दूध है, या दूध लेंगे। अब लस्सी लेंगे, वो खतरनाक है पराठे के साथ, क्योंकि वो चिकना है, लस्सी हमारी शीतल है। अब बचे हैं 2 ऑप्शन, तो दोनों ही ऑप्शन विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आएंगे। अब सुबह इस तरह का आहार कर रहे हैं, सुबह बच्चों को भी वही खिला रहे हैं, दोपहर में स्कूल में भी वही भेज रहे हैं, तो बच्चों को जब विरुद्ध आहार का हम सेवन करा रहे हैं तो कुष्ठ रोग नहीं होगा तो क्या होगा जी, रक्त की दुष्टि नहीं होगी तो क्या होगी जी। माँ बाप क्या करते हैं जी, भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी, समय लगेगा, फटाफट उठे, पराठा बनाया, काम तमाम जी। अगर काम तमाम करेंगे तो फिर वो शरीर का भी काम तमाम ही होगा जी। तीसरा पॉइंट है अमात्रासन, यानी कि मात्रा के अनुसार भोजन का सेवन ना करना। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि अमात्रासन क्या है। अमात्रासन है कि जो भोजन करने का विधान है वो ये है कि पेट भी अपना एक मशीनरी की तरह कार्य करता है जी। इसमें 50% लिक्विड डालना है हमने, 50% ठोस लेना है, 25% लिक्विड डालना है और 25% जगह खाली छोड़नी है। गुरु भोजन को भूख का आधा खाना है और लघु भोजन को भूख से अधिक नहीं खाना है जी। तो ये मात्रा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मात्रा के अनुसार सेवन नहीं करेंगे तो भी घोर कष्टकारक रोग पैदा होते हैं जी। अगला है अजीर्णासन, यानी कि अपचन रहने पे, अरुचि रहने पे, भोजन की इच्छा ना होने पर भी भोजन करना। तो जब अग्नि मंद है, पाचन दुरुस्त है ही नहीं, फिर भी भोजन करेंगे, फिर भी ताकत के लिए दही, पनीर, एलोपैथी वाले जो ये मांस रस अंडे खिलाते हैं उसका सेवन करेंगे तो और अग्नि कमजोर होगी, ताकत नहीं आएगी जी। आगे है समसन।
हितकर और अहितकर आहारों को एक साथ मिला के खाना जी। अगला है अध्यसन, ये है कि पहला पचा नहीं है दूसरा खा लिया है जी, तो ये भी घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है। इसमें 2-3 तरह की गड़बड़ी बनती है जी। क्या होता है, मान लो आप में से ज़्यादातर लोग ऑफिस वाले हैं या किसी ने स्कूल में जाना है या कहीं पे जाना है, तो हम भोजन करके घर से निकले हैं और स्कूल में पहुँचे हैं, वहाँ चाय आ गई है, उसका सेवन कर लिया है। कहीं किसी यार दोस्त के पास गए हैं, वहाँ कोई मिठाई आ गई है, उसका सेवन कर लिया है। कहीं भी गए हैं, अभी क्या हुआ जी, एक तो पहला भोजन हमारा पचा नहीं है, दूसरा कर लिया है, तो पहले का भी रस खराब होगा और दूसरा तो पचना ही नहीं है। और दूसरी प्रोसेस क्या होगी जी, हमारा जो पेट है, हमारा जो शरीर है, इसके जितने भी ऑर्गन हैं, इनमें वॉल्व लगे हैं जी। इनके एक तरह से ढक्कन है इनके ऊपर। जैसे कि हमने भोजन किया, भोजन हमारे आमाशय में गया, भोजन हमारे पक्वाशय में गया, वहाँ पे पाचन होना शुरू होगा, तो वो वॉल्व बंद हो जाते हैं। उससे क्या है, ताकि एसिड बाहर ना आए। अब पहला खाया है वो पचा नहीं है, दूसरा फिर से खा लिया है जी, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो वॉल्व ढीले होते चले जाएंगे। बहुत से लोगों की इस तरह आदत है कि कुछ ना कुछ खाते रहने की जी, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहने की। तो ऐसी स्थिति में पहला पचा नहीं है वो भी खराब होगा, दूसरा तो पचना ही नहीं है। जो हमारे पेट में वॉल्व लगे हैं हर ऑर्गन में, वो भी ढीले हो जाएंगे जी, क्योंकि आप बार बार डाल रहे हैं बार बार, तो उसको खोलना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से घोर कष्टकारक रोग पैदा होते हैं जी। आगे है विषमासन। विषमासन यानी कि ऐसे में हमें हो गया है और फिर भारी भोजन खाना। मान लो हमें सुबह हर रोज़ सुबह भारी भोजन करने की आदत है, सुबह का भोजन थोड़ा भारी रखने की आदत है। अब किसी दिन हम लेट हो गए हैं जी, या 2-3 दिन हम लेट हो गए हैं। कितना लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए हैं, 4 घंटे लेट हो गए हैं, तो फिर उस समय हम भोजन करेंगे, उस समय अग्नि उतनी बलवान नहीं है, फिर भी उसी मात्रा में भोजन करेंगे, तो वो फिर रोग पैदा करेगा। जैसे कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अब भोजन करने का समय है कि जी सूर्यास्त तक आप भोजन कर लो। सूर्यास्त होने से 40 मिनट पहले, जो एक्चुअल टाइम बताया गया है कि आपकी अग्नि की ताकत, आपकी जठराग्नि की ताकत सूरज के साथ जुड़ी है, तो सूर्यास्त होने से 40 मिनट पहले भोजन कर लो, या सूर्यास्त तक कर लो, इतना चल जाएगा। खिंच के धक्का पेल करके 7 बजे तक का भी चल सकता है जी, आदर्श स्थिति नहीं है, केवल चल सकता है। और जो लोग खाते ही 9 बजे हैं, 9:30 बजे हैं या 10 बजे हैं, तो वो तो समय ही नहीं है जी। असमय पे फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि सुबह ऐसे ही काम पे निकल लेते हैं जी, वो दोपहर को हैवी खाते हैं और फिर रात को हैवी खाते हैं। तो इस तरह के लोगों को घोर कष्टकारक रोग पैदा होते हैं जी। इनको एसिड भी बनता है, गैस भी बनती है, कब्ज भी होती है, आम भी बनता है, सब तरह की संप्राप्ति इनको बनती है। तो ये 7 प्रकार के आसन बताए गए हैं जिसका मैक्सिमम लोग जाने अनजाने में गड़बड़ी करते हैं जी, तो इनसे हमने बचना है। हाँ जी सर। अगर कोई सवाल है तो रखो जी। सर ये आपने समसन का क्या बताया है? समसन का बताया है जी हितकर और अहित। आ रही है जी आवाज, आ रही है जी आवाज। समसन का बताया है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिर आप मेरी आवाज नहीं आ रही, तो बाकियों को आ रही है जी। हाँ जी गुरु जी, बहुत क्लियर आ रही है। हाँ जी, एक बार तो जाओ और फिर से ज्वाइन हो जाओ, अपने आप आवाज आ जाएगी। कृपया जी, आपके उधर नेटवर्क की समस्या है। तो समसन का बताया था जी कि अहितकर और हितकर आहार विहार का इकट्ठा सेवन करना। मान लो दूध है, हितकर है, उसके साथ ही फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, या हाँ इस तरह का आहार अहितकर में आएगा जी। अहितकर और हितकर का एक साथ सेवन करना। अब बोलेंगे कि जी मैं हितकर खा रहा हूँ, थोड़ा है हितकर ले लूँ ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, बल्कि ये नहीं पता कि वो थोड़ा अहितकर भी आपके हितकर को भी ले डूबेगा जी। तो ये 7 प्रकार के जो आसन हैं, इनसे घोर कष्टकारक रोग होते हैं। इसी से लगभग 80% बीमारियां यहीं से बनती है जी। यहाँ तो बहुत से लोगों की आदत है कि मल्टीग्रेन, मल्टी का नाम आते ही ऐसा सोच लेते हैं कि बस शरीर में सभी मल्टी विटामिन एक साथ आ जाएंगे जी। मल्टीग्रेन आटा है, या
ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना जी, पतला करने के लिए जो खिलाते हैं, क्या बोल, मिलेट्स वगैरह, मल्टीग्रेन और ये मिल्ट्स वगैरह जो आजकल चल रहे हैं कि ये खाओ बस शरीर ओके हो जाएगा। तो मिलेट्स है, मल्टीग्रेन है, या बहुत सारे फ्रूट एक साथ इकट्ठा खाना, तो ये आगे जाके और बीमारियों को पैदा करता है, क्योंकि जठराग्नि एक तरह के भोजन को बहुत आसानी से पचाएगी, उससे अच्छे से रस बनेगा जी। अब 4-5 तरह का अलग-अलग खा लिया है तो कन्फ्यूज़न ये है कि पहले किसका रस बनेगा? पहले पेट मधुर को पचाएगा, या पहले पेट गुरु को पचाएगा, या हल्के को पचाएगा, किसको पचाएगा जी? तो इसमें बहुत गड़बड़ी है। फिर विरोध आहार ये चलता ही है जी। आजकल की माताएं बस परोंठा दे के अपने बच्चे को भीम बनाना चाहती है जी। सुबह घर में ही परोंठा खिला के भेजा, स्कूल में परोंठा दे दिया है, तो वो विरुद्ध आहार ही खा रहे हैं जी आपके बच्चे। आगे चल के ना उनका रक्त अच्छा होगा, ना उनका मेद अच्छा होगा जी, और उनको रक्त धातुगत और मेद धातुगत बड़ी समस्याएं बनने वाली हैं। और बहुत से लोग फिर रूटीन में ही दही खिलाते रहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। दही को आयुर्वेद में अभिसंधि कहा गया है जी, जो अंदर जाके रुकावट पैदा करता है, ब्लॉकेज करता है, इतना अच्छा नहीं माना गया है जी दही को। तो सब मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी। जो आपने भी भाई ने बोला किसी ने कि मिलेट्स से, मेरे ख्याल में मिलेट्स तो जैसे एक बाजरे की तरह ही होते हैं, जो वो वाले नहीं कह रहा मैं, जो पैकेट बंद आते हैं जैसे बाजरे की तरह ही आते हैं, जैसे किनोवा है या रागी है या दूसरी चीजें, इनको भी हम मिलेट्स ही बोलते हैं। तो ये तो क्योंकि इसमें तो इन सब की प्रकृति अलग अलग है जी, सबकी प्रकृति अलग है। कोई शीतल है, कोई लघु है, कोई रुक्ष है, अलग अलग है जी सभी की प्रकृति, एक तरह का नहीं है। अगर आपने मिलेट्स भी खाना है तो एक दिन में एक ही तरह का खाइए, अगले दिन दूसरे तरह का खाइए, तीसरे दिन तीसरे तरह का खाइए। अगर हम एक तरह का भोजन कर रहे हैं तो जठराग्नि आसानी से पाचन कर पाएगी जी, और अच्छा रस बनेगा। अब 4 तरह का एक साथ खा लिया है तो कन्फ्यूजन ये है कि पहले किसको पचाए जी। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर टमाटर भी पड़ता है, वो ठंडा होता है, लहसुन गर्म होता है, प्याज गर्म होता है, और ये घिया ठंडा होता है, तो ये कॉम्बिनेशन फिर बिगड़ेगा कौन शरीर में जाके? जीरा है, अग्नि दीपन करने का काम करता है जी, और अपना धनिया है, अग्नि दीपन करने का काम करता है जी, और लहसुन है, ये दीपन, पाचन, अनुलोमन तीनों ही तरह का काम कर रहा है जी। इनका जो मेन टारगेट है वो एक ही तरह का है जी, कि अग्नि को प्रदीप्त करना और आहार में संस्कार पैदा करना, आहार को जल्दी पचने योग्य बनाना। महेंद्र जी, तो गुरुजी जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उनको सारी चीजों को इकट्ठा मिला के खा सकते हैं? जिनका गुण धर्म एक समान है और अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है, जैसे कि शतावरी है, शीतल है, स्निग्ध है, सफ़ेद मूसली है, शीतल है, स्निग्ध है, मधुर रस है, एक ही तरह का रस है, एक ही तरह का ये कार्य कर रही है जी अंदर जाके। तो जो, या फिर आपका तालम खाना है वो भी इसी कैटेगरी में है, स्निग्ध है, शीत है, मधुर रस है। तो जो जिनकी कैटेगरी एक, जिनका अंदर जाके एक ही विपाक बन रहा है, एक ही रस बन रहा है और एक ही तरह का वो कार्य कर रही है और अग्नि को प्रदीप्त कर रही है, ऐसे आहार का सेवन हम कर सकते हैं। इस विषय में मैं कुछ बताऊं गुरुजी इनको? हाँ बताओ जी। धर्मेंद्र जी, इनको भी सम मात्रा में नहीं मिला सकते। जैसे आप घिया बना रहे हो, 1 किलो घिया के अंदर आप 3 टमाटर डाल दो, 4, ऐसे नहीं बना सकते। 1 किलो घिया और 1 किलो टमाटर को मिक्स कर दोगे ना तो वो खराब हो जाएगा जी काम। ये कम मात्रा में डलेंगे। जैसे आप लहसुन ज्यादा नहीं डाल सकते, मतलब एक क्षमता के अनुसार ही इनको जो मुख्य आइटम है उससे कम रखना है जी। ऐसा गुरुजी ने पढ़ाया जी पहले हमको। ये भी पॉइंट ठीक है। अब मिलेट्स में अगर आप देखोगे तो लगभग सम प्रमाण में ही रहेंगे जी सभी। या मल्टीग्रेन आटा खाएंगे, मान लो उस आटे में क्या है, गेहूं का आटा भी है, आपका जौ का आटा भी है, बाजरे का आटा भी है, या फिर उसमें हम और क्या मिला लेते हैं, रागी मिला लेते हैं, या और क्या मिलाते हैं, चना मिला लेते हैं। अब गेहूं का क्या है जी, मधुर है, जौ का क्या है, रुक्ष है। पेट किसको पचाएगा? हाँ, गेहूं मधुर है, स्निग्ध है, जौ रुक्ष है जी, किसको पचाएगा? एक भारी है, एक हल्का है।
पहले पेट में कौन सा पचेगा। तो इस तरह का जब हम अलग अलग गुण धर्म वाले भोजन का एक ही समय में सेवन करते हैं तो वो अंदर जाके रस धातु को भी खराब, पहले अग्नि मंद करेंगे, आम बनेगा, फिर रस धातु बने विकृत बनेगी, फिर रक्त विकृत बनेगा। जैसे कि इस कक्षा के पहले या दूसरे दिन पढ़ा था हमने कि अलग अलग तरह के संकीर्णासन, अलग अलग तरह के या विभिन्न प्रकार के मिले जुले भोजनों का सेवन करने से रस अच्छा नहीं बनेगा, रक्त अच्छा नहीं बनेगा। तो वो सिर प्रदेश में कृमि जैसी संप्राप्ति हम पढ़ रहे थे जी। और वो संप्राप्ति ना केवल सिर प्रदेश में बल्कि वो आमाशय में भी हो सकती है, पक्वाशय में भी हो सकती है, रस धातु में भी, रक्त में भी, सभी ऑर्गन में हो सकती है जी। तो कोशिश करनी है जी, खाने का टारगेट क्या है जी, अंदर जाके पचे और अच्छा रस बने जी, ये टारगेट है। एक समय में एक ही तरह का खाएं। अगर आपको कई तरह का खाना है तो सुबह अलग तरह का बना लो, दोपहर को अलग, शाम को अलग जी, लेकिन एक समय में एक ही तरह का खाएं। और खाना पचाने के लिए खाना है जी, ना कि पेट भरने के लिए। बस कोई भी ऐड सुन ली, उसमें अच्छे अच्छे शब्द आ गए, मल्टी मल्टी ये वो देख के उससे प्रभावित नहीं होना है, उसकी जांच करनी है क्या ये हमारी प्रकृति के अनुकूल है, क्या ये ऋतु के अनुसार है, क्या ये अंदर जाके अग्नि को मंद तो नहीं करेगा, आम तो नहीं बनेगा। एक आप हिस्ट्री देखेंगे जी, जितने भी ये मिल्ट्समैन हैं आज के समय में, सबके चेहरे पिचके हुए हैं जी, किसी के चेहरे में भी ओज तेज नहीं है जी, किसी के चेहरे में भी अच्छी लालिमा नहीं है जी, जो अंदर ओज तेज दर्शाए, किसी के में भी नहीं है। आप डॉक्टर विश्वरूप राय का देख लो या खादर बलिया, जितने भी है। और बहुत से रोगी ऐसे आए हैं जी कि मैं जब से मिलेट्स खा रहा हूँ तो लघुता शरीर में अधिक बढ़ गई है, पेट साफ ही नहीं हो रहा। हाँ, जो भारी व्यक्ति है उनके लिए मिलेट्स कुछ हद तक कारगर रहेंगे, लेकिन वो भी अगर एक समय में एक ही तरह का सेवन करे तो जी। ये आचार्य जी गुरु जी जो है ना शुद्ध आयुर्वेद वाले, तो आचार्य मनीष होना तो सत्यानाश ठा रखा जी कति। वो नो है दही की, उसकी नारियल की दही पियो और बादाम के दही पियो, 100 बादाम पियाते हैं जी रोज के। क्यों जी? वो गड़बड़ है जी उनकी। अगर आप कुछ वीडियो सुनेंगे तो वो भी बुखार की संप्राप्ति ऐसे ही बताते हैं जी, एलोपैथी की तरह, कि विषाणु घुस गया है शरीर में, शरीर ने टेम्परेचर हाई कर लिया है, आप गर्म पानी पियो या गर्म पानी में बैठ जाओ और टेम्परेचर बढ़ा दो, बुखार भाग जाएगा जी। जी गुरु जी ने कर रहे हैं जी कतई है, उन्हें सुना है ना तो बड़ा वैसा लगा वहां से पागल आदमी है भैया भी वहां। तो ये राजस्थान वाले बंदे हैं अपने राजस्थान साइड के जो भी है, वो गुरुजी सर्दी और गर्मी दोनों में वो बाजरा का ज्यादा यूज करते हैं, तो उनका शरीर भी फिट एंड फाइन रहता है। वैसे ये जो अपनी कणक है यो भी एक जहर ही बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ कोई है तो बताओ इसके बारे में। ये बिल्कुल भी जहर नहीं है, हर आटे का हर ऋतु में महत्व है जी। राजस्थान में क्या है जी, राजस्थान वाले खूब मिर्च दीक्षित जी ने ये कहा है कि मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग खान पान, वो वहाँ के राज्य वहाँ के हिसाब से, भूमि के हिसाब से है, मतलब उनके लिए ठीक है। नहीं, इसमें आपको बताते हैं महेंद्र जी क्या है। अब आपको लगा है कि राजस्थान वाले खूब बाजरा खाते हैं, वो बाजरा भी खाते हैं, वो खूब मिर्च मसाला भी खाते हैं, और वो खूब 12 महीने एक ही सरसों का तेल भी खाते हैं जी। तो वहाँ पे गड़बड़ी क्या है जी, आप देखेंगे उस तरह के मैक्सिमम जो लोग हैं या मैक्सिमम महिलाएं हैं, महिलाओं में तो जी मैक्सिमम ये समस्या है अति आर्तव की जी, मासिक धर्म अधिक आना, समय से पहले आना जी, लगभग हर दूसरी तीसरी महिला को ये समस्या है जी। और क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक है फिर भी वो गर्म चीज़ें खाते हैं जी। और आदमियों में भी यही रेशो है, बहुत कुष्ठ के रोगी है जी वहाँ पे। और लगभग पित्त प्रकृति वाले, जैसे कुछ साथी हमारे पास यहाँ आयुर्वेद पढ़ने आए, सब में रक्त धातु की विकृति थी जी, सब में। दूर से अच्छे लगते हैं महेंद्र जी, जब आप हिस्ट्री देखोगे अंदर से तो वहाँ पे भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं जी। वो तो है ही सर। बाजरे के गुण धर्म क्या है थोड़े से बताएंगे गुरु जी? बाजरा का गुण धर्म रुक्स कैटेगरी में आता है जी। बाजरा रुक्स है, गर्म है, तो इसको खाने का टाइम सर्दियों में है और इसके साथ भरपूर चिकनाई खाई जाए जी। वात वाले तो फिर खा ही ना सके गुरुजी इसने। वात बैलेंस में है, वात वालों ने खाना है सर्दियों में, तो इसके साथ अच्छी चिकनाई खानी पड़ेगी जी। ठीक है। अधिक प्रयोग से बचना है जी बात वालों ने। हाँ गुरु जी एक कारण ये भी है, पहले मतलब गाय बहुत ज्यादा होती थी राजस्थान में। तो हेलो
ठीक बोल रहे हो, बोलिए, आवाज नहीं आती, अपना माइक बंद रखें। तो उस टाइम दूध और घी की मात्रा अच्छी होती थी, तो बाजरे के साथ थोड़ा लंबे समय तक भी लेते थे ना, वो रोटी चूरमा वगैरह बना के, मतलब अच्छी चिकनाई लेते थे, तो वो कुछ हद तक चल जाता था जी। लेकिन मैं 15 दिन राजस्थान में रहा हूँ अभी पीछे, तो वात दो इंसानों में बहुत बड़ा हुआ, वात के रोगी है वहां पर, महिला भी और पुरुष भी बिल्कुल पतले। अभी ड्राइनेस बढ़ा दी, बाजरा गर्म है, रुक्ष है, तो काफी लोगों का शरीर वात में बदल गया जी इसके कारण भी, क्योंकि वो रूखा खाएंगे बिना चिकनाई युक्त, तो दिक्कत तो कर रहा है जी। फिलहाल आपकी बात सही है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है जी कि उस समय राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री राजस्थान की ही रही है जी गाय रखने की। अरुण जी, आप अपना माइक बंद रखें, आप थोड़ी सी देर में खोल लेते हैं, आवाज़ गूंजती है जी। राजस्थान के पास गाय की हिस्ट्री रही है कि वहाँ सबसे अधिक गायें पाली गई है जी, गायें रखी गई है वहाँ पे। अब वो चीज़ों में भी कमी आ गई है और वहाँ पे आपको वात और पित्त के रोगी सबसे अधिक मिलेंगे जी, राजस्थान में सबसे अधिक वात और पित्त के जी। अब सवाल करवा लो। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि गेहूं नहीं खाना चाहिए, कब्ज करता है, तो ये कितना सही है? मैंने इसको कारण मैं 1 साल से गेहूं खाना ही बंद कर दिया। ये जितना भी बोला गया है जी, ये पूरी तरह से भ्रांति है जी। आज के टाइम में क्या चल रहा है जी, आज के टाइम में आपको प्रेरित किया जा रहा है जी मिलेट्स खाने के लिए, आपको प्रेरित किया जा रहा है जी मल्टीग्रेन खाने के लिए। और जो आजकल प्रचार चल रहा है ना जी, जो आप टीवी पे और मार्केट में इधर उधर देखते हैं, आप उसको आयुर्वेद मान लेते हैं जी, लेकिन वो ना आयुर्वेद है ना वो शास्त्रोक्त है जी। अब लोग देख रहे हैं कि आजकल आयुर्वेद का रुझान बढ़ रहा है, वो आयुर्वेद नहीं है जी, वो भी एक तरह से लोगों को भटकाया ही जा रहा है जी। हो सकता है कि ये भी एक साजिश हो कि एलोपैथी में अब दवाइयाँ काम कम कर रही है जी, बड़ी हाई एमजी की दवाइयाँ भी, उनका असर भी कम होता चला जा रहा है। तो इस तरह से आयुर्वेद को एक तरह से गलत रूप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि लोग वहीं पर उलझे रहें और ठीक ना हो जी। तो गेहूं की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे जिसमें गेहूं के बारे में। देखो अब क्या है जी, आप में से मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, 12 महीने सरसों का तेल खाते हैं। कितने साथी है जी जो 12 महीने सरसों का तेल खाते हैं? कितने साथी है जी, बताओ अपने अपने बारे में कि जो मैक्सिमम 12 महीने सरसों का तेल खाते हैं। हमारे घर वाले मानते नहीं, हमें तो पता है मौसम और ऋतु के हिसाब से तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मानते नहीं घर वाले। महेंद्र जी, आप क्या खाते हैं 12 महीने, कौन सा तेल खाते हैं? गुरुजी सरसों का तेल तो जिंदगी में ही कौन खाया, ये पकोड़े तो खा लिए और पकोड़े ऐसे हैं 8-10 सालों से खाए नहीं, क्योंकि डर लगता था कहीं एसिडिटी ना बन जाए, और आज खाए हैं गुरुजी, और वो दवाई शुरू के बाद में एसिडिटी नामो निशानी नहीं है जी। मेरे तो निहाल हो रहे हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जी, हाँ 12 महीने सरसों का तेल खाते हैं, लेकिन हम 12 महीने कोई भी एक तरह का कार्य नहीं कर सकते जी। 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते हम, अगर पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ऋतु के अनुसार हम अपना रहन सहन बदलते हैं जी। सर्दियों में हम अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम अलग कपड़े पहनते हैं। तो ऋतु के अनुसार अपना भोजन और खान पान भी बदलने की ज़रूरत है, ऋतु के अनुसार तेल भी बदलने की ज़रूरत है जी। गुरुजी घी तो बदलने की जरूरत नहीं होगी ना जी? हाँ, घी ऐसा है कि 12 महीने खाया जा सकता है, लेकिन वसंत ऋतु में आप घी को भी छोड़ दो, वहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करो जी वसंत ऋतु में। जब हम आयुर्वेद के अनुसार अगर तेल की कैटेगरी पढ़ेंगे ना जी, सरसों का तेल केवल 2 ही महीने में खाया जा सकता है, वो है वसंत ऋतु के 2 महीने जी, क्योंकि ये कटु और उष्ण है, ये गर्म है और कफ सामक है, तो वहाँ पे कफ बिगड़ा रहता है, तो वहाँ केवल 2 महीने खाया जा सकता है जी सरसों का तेल। गुरुजी राजीव भाई, सर्दियों में तो गुरुजी मैंने पता है कई दिन मेरे में क्या हुई, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। मैंने गुरुजी वो विश्व राय को फॉलो कर लिया, तो जब अपना तो आयुर्वेदिक का कोई सिस्टम था नहीं ना, मेरे को इतना कोई आपसे जुड़े हुए नहीं थे, तो गुरुजी मैं फ्रूट खाने लग गया, अनार ले आऊं, कभी कुछ ले आऊं, 5 प्रकार के फ्रूट खाऊं, और दिन में सलाद खाऊं, घी छोड़ दिया। वो कहते हैं घी तो ये तो गाय तो दूध तो पीना ही नहीं अपने को,
जानवर के ऊपर रहना ही नहीं। तो मैंने गुरुजी वो करने लग गया, और मेरे लास्ट में पता है मैं ड्यूटी गया, जब लास्ट में जाके मेरे को आंखों का आगे अंधेरा आ गया, मैं सोचो ये तो मरने वाला काम हो गया। फिर गुरुजी जाके दुकान के ऊपर 2 गिलास बनाना शेक ठकाया, उससे थोड़ी जान आई। उसके बाद में गुरुजी मैंने तो फ्रूट छोड़ के ये दूध पीना शुरू कर दिया। ये बनी गुरुजी जी अपनी। मैं एक बात अपना बात रखना चाहूंगा जी। ये तो फैक्ट है जी, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जितने भी लोग हैं हर चीज पे ऑर्गेनिक लिख देते हैं, और जो बिजनेसमैन है सारे वही काम कर रहे हैं। और जो मिलेट्स का भी चलन है इन्होंने ही चलाया है। जिस एक क्या मधुबन चौक पे दिल्ली में इसके शर्मा जी हैं, उनकी पहले रेकी करते थे, उनकी दुकान नहीं चली, अब वो नेचुरो आयुर्वेद में आ गए, नेचुरोपैथी में आ गए। अब वो ज्ञान देते हैं, यूट्यूब चैनल बना रखा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। वो कहते हैं कि पशुओं का हम दूध नहीं पीना चाहिए, ये ऐसे करो वो करो, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वे बरगलाते हैं, जो लोगों का दिमाग डिस्टर्ब करते हैं। जो आज से 25-30 साल पहले, 50 साल पहले जो पद्धतियां चली हुई थी बहुत ही अच्छी थी। और ये लगा लो, लाइट नहीं थी तो लाइट के रोशनी से पहले ही सब कुछ कर लेते थे, वो सबसे बढ़िया था। बिल्कुल बहुत कमाल की बात आपने बोली है जी। हाँ, देखो राजेश जी, बहुत आपने निष्कर्षा निकाल दिया है। मनोज जी आप भी एक बार माइक बंद रखें, आवाज़ गूंज रही है जी। कि जब तक लाइट नहीं थी तो लोग सुखी थे जी, बहुत ज़्यादा सुखी थे। क्यों सुखी थे? एक तो वो अंधेरा होने से पहले ही खा लेते थे, सब काम निपटा लेते थे जी अपने। और दूसरा, वो आटा भी हर रोज़ ताज़ा अपना पीसते थे हाथ से चलने वाली चक्की से, और ताज़ा ही खाते थे। वो लोग बहुत सुखी थे जी, क्योंकि उस समय सब चीज़ें प्राकृतिक थी, प्रकृति के अनुसार। आज तो लोग 11-11 बजे खाना खा रहे हैं जी। बहुत से महानुभावों के पास तो ऐसा देखा है जी, रात के 10 बजे तो ये सोचते हैं कि घर में कि खाना क्या बनाना है जी। अब उनकी क्या हालत होगी, वो जीवन भर दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे जी। तो पूरा सिस्टम, अब जैसे आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा प्रचलन है। पहले टाइम में, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या था जी, हर घर बिना खाद दवाई के उगा रहा था, तो वो अपने आप में नेचुरल ही था जी। आज के टाइम में उगा एक रहे हैं और डिमांड लाख कर रहे हैं जी, तो इसलिए ऑर्गेनिक भी इतना महंगा हो गया। अगर हर व्यक्ति आज भी करने लगे तो सब चीज़ें सामान्य पहले की तरह ही होगी जी। अरुण जी अब आप बोलो। गुरुजी बहुत लोग लेट से आते हैं तो उनका खाना क्या रखें कि शाम में वो खा लें ड्यूटी आवर में ही? अगर कोई, देखो आदर्श स्थिति तो ये है जी, सूरज छिपने से पहले आप 40 मिनट पहले खा लो। फिर भी खिंचा के हम धक्का पेल करके 7 बजे के बाद तो अगर खा रहे हैं तो वो बीमार होना ही है जी। जो कमा रहे हैं उसको लगाना ही है जी। इसलिए तो आज के टाइम में बीमारियां हैं जी, क्योंकि बैलेंस नहीं बचा है। अब लोग, पहले के टाइम में क्या था जी, सबके अपने काम धंधे थे, सबका अपना बिजनेस था जी एक तरह से। मतलब जो हमारा कार्य है वो भी अपना बिजनेस ही है जी, जो हम कार्य कर रहे हैं। आज के टाइम में जो कृषि है उसको क्या है जी, एक हीन भावना से देखा जा रहा है। गाय पालन है उसको एक हीन भावना से दिखाया जा रहा है जी, कि पढ़ाई कर ले, नहीं तो आपने खेती करनी है। अब खेती के बिना तो किसी का भी पेट नहीं भर सकता जी, किसी का भी। तो वो हमारे शरीर की ज़रूरत है, ना कि उसको हमने कि नहीं पढ़े तो ये करना पड़ेगा। वो तो ज़रूरत है, पढ़े या ना पढ़े तब भी ज़रूरत है जी वो तो, उसके बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा जी गाय के दूध के बारे में, कि भाई जो गुण हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाते हैं वो गाय के दूध और घी में है। किस में? भारतीय नस्ल की देसी गाय में जी, ये जर्सी और इन गायों में नहीं। इस भेद को भी हमने समझना है। तो ये डिफरेंस आ गया है जी, कि जो हमारे लिए ज़रूरी है और जो सही ही होना चाहिए उसको हीन दिखा दिया है। अब बात करें, अगर कोई, बहुत से रोगी ऐसे आते हैं कि जी मेरे को शुगर है, मेरे को थायराइड है, मेरे को ये है, 4-5 बीमारियों का नाम गिना देंगे जी वो। जब हिस्ट्री देखते हैं जी, शाम का खाना कब खाते हो जी, ड्यूटी है, दुकान है, 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो फिर अपनी बीमारी के साथ जी लो। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, जिन कारणों से बीमारी आई है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे कारणों को, तो फिर उसमें तो आप चिकित्सक को तो कोई ब्लेम नहीं दे सकते। नहीं जी, फिर आयुर्वेद किस काम का है, फिर आयुर्वेद कैसे काम करता है? भाई आयुर्वेद तो जीवन जीने की एक शैली है।
सूत्र स्थानम क्या सिखाता है हमें? सूत्र स्थानम यही सिखाता है कि स्वस्थ कैसे रहना है, बीमारियां ना आए, और बीमारियां आ गई है तो पहले किन चीज़ों को ठीक करना है। तो जो लोग लेट खा रहे हैं उनकी किसी भी बीमारी का समाधान आयुर्वेद के पास नहीं है जी। और आयुर्वेद में ऐसा भी बोला गया है कि अगर जिस हेतु से समस्या बन रही है तो वो हेतु आपको बंद करना पड़ेगा, उसके बिना आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपका बिजनेस आपके स्वास्थ्य में बाधा बन रहा है तो आपको बिजनेस बदलना ही पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी बाधा बन रही है तो नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो बीमार होते चले जाओ जी, उसका कोई समाधान नहीं है जी। मनोज जी अब आप अपना सवाल रखो। वैद्य जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे बसंत ऋतु में तो सरसों का तेल चलेगा, तो आप एक बार बता दिए कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सा तेल? ग्रीष्म ऋतु यानी अप्रैल से और अक्टूबर तक, इन दिनों में हम गाय का घी या नारियल का तेल दोनों में से किसी का भी छोंक लगा सकते हैं जी। दोनों ही शीतल है जी, एक पॉइंट हुआ। दूसरा, हेमंत और शिशिर ऋतु नवंबर से फरवरी तक, इस समय हम खा सकते हैं मूंगफली का तेल और गाय का घी, दोनों ही खा सकते हैं जी। और तीसरा 2 महीने, हाँ, तिल का भी तो खा सकते हैं। तिल का तेल पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है जी खाने के लिए, क्योंकि वो शुक्राणुओं को घटाने का काम करता है। तिल का तेल आयुर्वेद में जो वर्णन आता है वो केवल उन महिलाओं के लिए बताया गया है जिनके अंडे मैच्योर ना हो रहे हो, क्योंकि ये अति उष्ण और तीक्ष्ण है जी। तिल का तेल पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है ये खाने में, केवल एक ही तरह की कैटेगरी की महिला में। हाँ, मालिश के लिए सर्वोत्तम है जी। शरीर में अकड़न है, जकड़न है, दर्द है, मालिश के लिए तिल का तेल सर्वोत्तम है। लेकिन खाने में पुरुष और महिलाओं के लिए उतना अच्छा नहीं बताया गया, केवल एक ही कैटेगरी की महिला के लिए अच्छा बताया गया है, जिसके अंडे मैच्योर ना हो रहे हो उनके लिए तिल का तेल सर्वोत्तम है। किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा काम करता है जी। उस तरह की महिला को आप सब्जी में छोंक लगा के खिलाओ, और उसका हलवा बना के खिलाओ, चूरमा बना के खिलाओ, उसको मैक्सिमम खिलाओ जी, और फिर उसके अंडे मजबूत होंगे और गर्भ आसानी से कंसीव होगा जी। हेमंत का गुरुजी तो वर्षा ऋतु में गुरुजी तेल जो खाने का विधान थोड़ा बहुत सुनने में आता, विधान तो क्या वैसे लोकोक्ति है, तो ये ठीक नहीं है, सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए थोड़ा बहुत? हाँ, इसके बारे में बताते हैं। वर्षा ऋतु में 2 तरह का मौसम रहेगा जी। एक दिन हो सकता है भारी बारिश है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। अगले दिन हो सकता है रुकी हुई कड़क गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे जिस दिन बारिश है उस दिन तो सरसों का खाओ, जिस दिन बारिश नहीं है उस दिन नारियल या गाय का घी ही खाना है जी, क्योंकि 2 तरह का मौसम यहाँ चलता है। एक दिन बहुत भयानक गर्मी हो सकती है, एक दिन खूब बारिश है, बादल छाए हुए हैं, ठंड है। अनुपम जी हुआ क्लियर? हाँ जी गुरुजी जी, धन्यवाद आपका। गुरुजी एक रह गया, एक आपने अप्रैल से अक्टूबर बोला, दूसरा नवंबर से फरवरी बोला, तीसरा रह गया। तीसरा है अपना जो 2 महीने बच गए वहां पे सरसों का तेल है जी। गुरुजी ये तो खाने की बात आ गई, अब ये बताओ कोई बंदा हफ्ते में या महीने में कोई फास्ट रखने का भी कोई प्रावधान है, जैसे व्रत रखना हो, या व्रत रखना हो तो कितने देर तक रखना चाहिए, कितने टाइम तक, या नहीं रखना तो फिर वो कोई शास्त्र में अपने है इसमें तो बताओ। ठीक है, अच्छा सवाल है जी। अब अग्नि पे डिपेंड करता है जी, आपने कितना व्रत रखना है, यानी लंघन कितना करना है, अग्नि पे डिपेंड करता है जी ये, कि हमारी अग्नि कैसी है। मान लो 3 व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, एक वात का है, एक पित्त का है, एक कफ का है। अब वात वाले में क्या है, बेचारा दुबला पतला है, उसको अगर हम लंघन उपवास कराएंगे तो और कमजोरी आ जाएगी। तो वात वालों के लिए लंघन उपवास नहीं है जी। जो कमज़ोर है, दुबले पतले हैं, जिनके शरीर में रुखापन बढ़ा है, खुरदरापन बढ़ा है या लघुता है, उनके लिए उपवास नहीं है जी। अगर वो बैलेंस में है फिर वो उपवास कर सकते हैं सप्ताह में 1 दिन का। अगर उनको लगे कि शरीर में कमज़ोरी नहीं आ रही है तो जी, केवल एक ही कंडीशन है उनके लिए। तो वात वालों के लिए उपवास ज़्यादा अच्छा नहीं है जी। अब दूसरी कैटेगरी है हमारे पास मध्यम व्यक्ति, पित्त वाला। पित्त वाले की बेचारे की अग्नि पहले ही तीक्ष्ण होती है कि उसको समय से खूब दबा के अच्छी भूख लगती है। अगर उसको भोजन नहीं मिला तो उसकी जो अग्नि है वो धातुओं को सुखाना शुरू कर देगी। बहुत से लोगों में, पित्त वालों में ऐसा देखते हैं कि व्रत उनसे रखा भी नहीं जाता जी, क्योंकि वो भूखा रहा नहीं जाता है, भूख इतनी तेज़ लगती है जी।
अब तीसरी कैटेगरी आ गई है कफ वालों की। इनका शरीर भारी तकड़ा है, मोटा है और इनको अग्नि थोड़ी मंद रहती है, तो ये व्रत रख सकते हैं जी। ये सप्ताह में आसानी से एक दिन व्रत रख सकते हैं, या जब भी इनको लगे कि अब थोड़ा हैवी फील हो रहा है तो उस समय ये एक दिन का उपवास रख सकते हैं। तो ज़्यादा उपवास फ़ायदा करता है कफ वालों के लिए जी, उनके शरीर और प्रकृति के हिसाब से। पित्त और वात वालों से उपवास सहन नहीं होता है महेंद्र जी। ठीक है गुरुजी। और वैसे अपनी पद्धति पर चले, सूर्य अस्त से पहले खाना खाएंगे तो 16 घंटे का फास्ट तो वैसे ही रह जाएगा अपना। हाँ वो बिल्कुल जी, खाना टाइम पे पच रहा है, टाइम पे खा रहे हो, पच रहा है, तो आपने स्पेस भी दे रहे हो, आप पेट को खाली भी रख रहे हो। गुरुजी घी तेल वाला पॉइंट एक बार थोड़ा सा फिर पूछ रहा हूँ मैं, उसमें ये जानना है कि राजीव दीक्षित भाई तो ये बोलते हैं कि कोई भी चीज 90 दिन से ज्यादा नहीं खा सकते, क्या हम देसी घी, देसी गाय का 12 महीने लगातार खा सकते हैं क्या? आप 12 महीने, आप जीवन के 60 70 80 साल रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं जी? जी गुरुजी खाते हैं। तो भोजन हम खा सकते हैं ऋतु के अनुसार, और दवाइयाँ नहीं हमने 3 महीने से ज़्यादा खानी है। तो जो हमारा दूध है, हमारा घी है, ये हमारी दवाओं में नहीं आता, ये भोजन में आता है। अब जो दूध है वसंत ऋतु को छोड़ के बाकी 10 महीने दूध पिया जा सकता है जी, 10 महीने। जी गुरुजी धन्यवाद। तो दूध और घी ये आहार है जी, ये दवाइयाँ नहीं है। सर दूध वर्षा ऋतु में भी शायद बंद करना। वर्षा ऋतु में भी ठीक है जी, एक पॉइंट ये भी है। वसंत ऋतु में इसलिए बंद है क्योंकि वहाँ कफ का प्रकोप है, और वर्षा ऋतु में इसलिए बंद है जी क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला जाता है हर चीज़ में विपाक एसिडिक है। तो उस समय अगर हम दूध पियेंगे या नई चीज़ें जितनी भी खाएंगे तो उसका विपाक एसिडिक बनेगा और शरद ऋतु में उसका प्रकोप होगा, यानी शरद ऋतु में फिर बुखार आना तय है, और वो बुखार कम से कम 10 दिन तक बार बार आ सकता है, लंबा चलेगा जी। तो इन 2 ऋतुओं में दूध बंद है, बाकी 8 महीने हम दूध ले सकते हैं जी। गुरुजी एक छोटा सा सवाल था जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो गुरुजी एक सवाल था जी। जैसे जी दूध में शाम को दूध देते हैं, अगर उसमें शिलाजीत डाल के दें और साथ में स्टावरी डालें तो जी वो दूध में अगर कोई मीठा न डालें तो दूध बिल्कुल कड़वा हो जाओ है जी शिलाजीत से और स्टावरी से। तो मतलब वो वह उत्तम स्थिति उसको कड़वे कोई पीने में रहेगी या उसमें कुछ खांड वगैरह डाल सकते हैं जी? आप शिलाजीत कौन से वाली इस्तेमाल कर रहे हो जी? किस फार्मेसी की है, कौन से वाली? वो गुरदर्शन जी तो भेज नहीं पाए जी, पतंजलि की शिलाजीत है जी। मतलब आप इसकी लेना, गोपाल कृष्ण कालड़ा की लेना जी। इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं इस फार्मेसी के, गोपाल कृष्ण कालड़ा की। ये एक सेवार्थ ट्रस्ट है, मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, गोल्ड के आइटम भी इनके बहुत बढ़िया आते हैं। इनकी आप शिलाजीत लेना जी, आप दूध में डालना, और 1 महीना भी आप शिलाजीत लेोगे तो आप असर देखना जी, शरीर में असर आपको दिखाई देगा। लेनी पित्त और वात वालों नहीं है, कफ वालों ने नहीं लेनी है, जिनका कफ बड़ा हो जी। कोई भी चीज़ हर किसी के लिए अमृत नहीं होती जी, प्रकृति के अनुसार अमृत होती है। आप उसको इस्तेमाल करो जी, बिल्कुल भी आपको कड़वापन नहीं लगेगा और मज़ा आएगा जी, आत्मा प्रसन्न होगी। अच्छी क्वालिटी की शिलाजीत आप लोगे तो मिठा करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो गलत है जी अगर मिठा करना पड़ रहा है। मैंने भी इस फार्मेसी की यूज की है, तो जैसा कड़वा बता रहे हैं आप, 1-2 दिन हो सकता है लगे, पर यदि आप पीने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा नहीं समझ आएगा कि कड़वा है, अच्छा लगेगा, आसानी से पी सकते हैं। आप ये वाली ट्राई करना विक्रम जी। गुरुजी शिलाजीत की क्या तासीर? जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी शिलाजीत की तासीर क्या रहेगी? और जो है ना, मान लो जिन महीनों में दूध नहीं पीना है, गाय आदि घर में हो, तो दूध का क्या किया जाए? क्या किया जाए? आपका वसंत ऋतु में तो आप उसका घी निकाल लो, अगली ऋतु में आप खा लो जी। और वर्षा ऋतु में बोला गया है जी शिव भगवान को चढ़ा दो, क्योंकि उसमें एसिडिक विपाक बनता है जी, वो बीमार ही बनाएगा जी। उस समय मनाही करी गई है आयुर्वेद के अनुसार, वो ऋतुचर्या को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ वो क्लियर हो जाएगा जी। कुछ शहरों में तो कुछ जगहों में बारिश 5-6 महीने चलती है, तो उस केस में फिर दूध उस टाइम नहीं पिया जाए। कहाँ पे जी? ये बेंगलोर में होता क्या है जी, मान लो जो ग्रीष्म ऋतु है, जेठ और आषाढ़ के महीनों में,
इन दिनों में भयंकर गर्मी पड़ती है जी, और पृथ्वी का पूरा स्नेहा सूख जाता है। और फिर इसके बाद आती है हमारी वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में क्या है जी, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, नीचे से क्या है, भाप निकल रही है जी, क्योंकि 2 महीने धरती सूरज से खूब तपी है जी, तो अंदर से वहाँ से भाप निकल रही है, ऊपर से बारिश है, तो जो विपाक है वो एसिडिक बनता है। तो वर्षा ऋतु के 2 महीने छोड़ के शरद ऋतु में भी हम देखते हैं कई बार बारिश होती है, तो शरद ऋतु में तो पीने के लिए बोला गया है। तो जहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है कि वर्षा ऋतु, पहले हमारी ग्रीष्म ऋतु आई है, उसके बाद वर्षा ऋतु, तो 2 महीने तक वहाँ हमें छोड़ने के लिए कहा गया है जी। गौतम जी, अब जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का टेम्परेचर क्या है? क्या जेठ आषाढ़ में भी ऐसे ही गर्मी पड़ती है, या उस समय वहाँ गर्मी कम पड़ती है? क्या स्थिति है वहाँ की भौगोलिक स्थिति? गर्मियाँ गुरुजी मतलब मैक्सिमम कितनी पड़नी होती है, मार्च अप्रैल में मैक्सिमम पड़ जाती है, और 31-32 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है। फिर उसके बाद मई जून से तो बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे अगर गर्मी पड़ी है तो अगले 2 महीने छोड़ दो जी, उसके बाद फिर आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उसकी अम्लता वगैरह सब कुछ निकल जाती है जी। मतलब जेठ आषाढ़ जैसे ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों के बाद जो बारिश हो रही है उन 2 महीनों में छोड़ दो, बाकी ले लो जी आप। मतलब उन्हें शुरुआती स्टेज में। शिवाजी, आप कोई सवाल कर रहे हैं? गुरुजी एक सवाल पूछ। हाँ पूछो जी, पूछो। गुरुजी अभी जैसे आपने बताया कि शरद ऋतु में दूध पिएंगे तो वो बुखार करता है, वो एसिडिक करता है, तो मेरा थोड़ा आपको। वर्षा ऋतु का बताया जी, वर्षा ऋतु में। हाँ जी, वर्षा ऋतु में। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ऐसा था कि अभी हम जो छोटे बच्चे देखते हैं जो स्तनपान करते हैं माता से, तो उनको भी बुखार कभी कभी आता है, तो क्या उसके पीछे भी यही कारण रहेगा कि वो उन्हें अगर दूध की मात्रा ज्यादा हो गई तो उनके शरीर में बुखार आना शुरू होता है? बिल्कुल होगा जी। फिर गुरुजी उसके ऊपर मतलब फिर क्या कर सकते, क्योंकि बच्चे तो स्तनपान किए बगैर नहीं जी सकते। ऐसा है जी, अगर माँ गलत आहार विहार का सेवन कर रही है, माँ के शरीर में वात पित्त कफ बढ़े हैं, दूध तो बच्चा माँ का ही पी रहा है जी, वो तो माँ के ऊपर ही निर्भर है, अभी स्तनपान कर रहा है तो जो दोष माँ के शरीर में है तो उससे फिर शिशु के शरीर में भी आएंगे। तो वहाँ पे माँ की चिकित्सा करनी है जी। अगर माँ को ठीक रखेंगे, मान लो किसी बच्चे को बुखार हो गया है जी, अब उसको बच्चे को हम महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं, जन्म से ही दे सकते हैं जी बच्चे को। 10 मूलारिष्ट है या महासुदर्शन काढ़ा है, बहुत सुपाच्य है जी ये पचने में। लेकिन कसाई रस नहीं दे सकते जी, 5 साल से कम के बच्चे को कसाई रस देंगे तो वो शायद उल्टी कर देगा जी, नहीं पी पाएंगे। तो वहाँ पे पहले 2 दिन हम बच्चे को जब महासुदर्शन दे रहे हैं तो माँ को भी महासुदर्शन काढ़ा पिलाएंगे, माँ का लंघन करवाएंगे, माँ को उपवास कराएंगे, उसको दाल और अनार और सब्जी के ऊपर रखेंगे, और फिर 2 दिन के बाद माँ को कसाई रस का सेवन कराएंगे, बच्चे को नहीं कराएंगे। तो वहाँ पे माँ की चिकित्सा हम करेंगे जी। जी गुरुजी। अगला गुरुजी मैं कुछ गेहूं के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ बता दो जी। गुरुजी एक बुक है वेट बेली, ये डॉक्टर विलियम डेविस ने लिख रखी है जी, अमेरिका में ये सबसे ज्यादा बिकती है जी। ठीक है। इस डॉक्टर ने बताया जी गेहूं मतलब डायबिटीज, ये शुगर और हृदय और ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण है जी। लेकिन ये इन्होंने जिस गेहूं पर रिसर्च करा ना जी, जो फिलहाल चल रहा है हाइब्रिड है, जो जीएमओ है जी, ये इन बीजों पर रिसर्च करते हैं। जो अपने पुराने देसी बीज है, जैसे मेरे पास बंसी गेहूं है जी, वो शुगर फ्री बीज है जी, जैसे 306 है शुगर फ्री बंसी। जो देसी बीज है वो शुगर वाले को भी देते हैं तो शुगर बढ़ाता नहीं घटाता जी। जो देसी बीज है ना वो बदल दिए गए जी पूरी तरह। बिल्कुल सही बोला है जी आपने, बिल्कुल सही बोला है जी। गुरुजी एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो जी, बोलो। आपने जो बोला था ना तेल के बारे में, हाँ जी। उसमें से मिक्स तेल खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आवाज धीमी है, थोड़ा जोर से बोलो जी। गुरुजी का कहना है कि मिक्स तेल खाएंगे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होगी जी। एक समय में एक ही तरह का आइटम खाओ जी,
मिक्स खाओगे तो प्रॉब्लम होगी जी। कोई भी चीज़ मिक्स करके खाओगे, अगर उसके गुण धर्म अलग है तो प्रॉब्लम होगी जी। अगर प्रकृति सेम है, एक ही तरह का विपाक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी जी। गुरुजी कई तरह के तेल मिक्स करके मालिश तो कर सकते होंगे। हाँ, मालिश कर सकते हैं जी। मालिश में भी देखो, हर तेल का लगभग बेस आपका तिल का तेल ही बनता है जी। मालिश के लिए तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और मालिश कर सकते हैं जी, क्योंकि वो सिर्फ अप्लाई करना है जी और वहाँ से शरीर में अकड़न जकड़न दर्द इन सब चीज़ों को हटाना है जी। वह जी जैसे दूध के साथ कई बार दलिए मतलब दलिए के साथ दूध मिला के गरम गरम जैसे गुड़ वाला है ऐसे पी लेते, क्या ये उचित है? अब दलिया मीठा है कि दलिया नमकीन है? मीठा है जी। मिट्ठे के लिए क्या डाला गया है? गुड़ और दूध का भी मेल नहीं है जी। नहीं है ना जी? नहीं है जी, ये भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आता है जी। उसमें घी खा सकते हैं ना। गुरु जी गुड़ की चाय बनाते हैं वो फिर गलत है? आयुर्वेद में तो जी विरुद्ध कैटेगरी में आता है, दूध और गुड़ का मेल नहीं है जी। ये बोला गया दूध अलग पियो गुड़ अलग खाओ जी। और ये तो राजीव भाई ने भी बोला है कि आप गुड़ और दूध एक साथ ना लो। हाँ जी, काढ़े में तो तो प्रयोग कर दलिए सकते के हैं गुरु जी गुड़। साथ केवल घी डाले? हाँ, दलिए में आप घी डाल के खाओ, वो बेटर है जी। ठीक गुरुजी है। इसका क्या कारण है कि दूध और गुड़ नहीं खा सकते? इसका क्या कारण है, इसको थोड़ा यहाँ तो डिटेल में पढ़ के बताएंगे जी। जो अभी लग रहा है कि गुड़ है वो भी गुरु है जी और दूध है वो भी गुरु है। जैसे बीच में महेंद्र जी ने अपना एग्जाम्पल बताया कि मैं ये सब खा रहा था, कमजोरी आ गई, मैंने सेक पिया। वो सेक पीना भी गलत है जी, क्योंकि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है और उसमें केला डाल रहे हो, केला गुरु द्रव्यों में आता है जी, वो भी गलत है। वो अंदर सांदर गुण को बढ़ाएगा जी। अगर सेक हम पी रहे हैं और मेद को बढ़ाने का काम करेगा, मेद को विकृत फॉर्म में बढ़ाएगा जी। तो यही कॉम्बिनेशन इस तरह से दूध और गुड़ में बनेगा। हाँ जी, गुरुजी लस्सी के साथ तो ले सकते हैं गुड़, बड़ा स्वाद लगता है। स्वाद के लिए कोई चीज़ ना खाओ, हर चीज़ को पचाने के लिए खाओ जी। वो क्या रहेगा जी, ठीक रहेगा गलत रहेगा कैसा रहेगा वो जानना चाह रहे थे। लस्सी को अकेला ही लो, वही बेटर है जी। लस्सी तो गुरु जी खट्टी हो गया और वो मीठा हो गया, वो सिस्टम सारा ही टेस्ट ही बिगड़ जाएगा उसका तो। ना जी, लस्सी में आप जीरा डालो, काला नमक डालो, उसके साथ लो, बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। अकेली आपने लस्सी पीनी है तो ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो जो राजेश जी ने बताया। गुड़ का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बनेगा जी। नहीं वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन महेंद्र जी कहे ना वो टेस्ट बिगड़ जाएगा। टेस्ट तो घना आवे जी उसमें तो लस्सी के लिए दो गुड़ का। अब आज के टाइम में लोग दही को टेस्ट के लिए खाते हैं जी, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही अभिसंधि है जी, अंदर जाके ब्लॉकेज पैदा करती है। दही को हफ्ते में केवल एक ही दिन खाना चाहिए, तो टेस्ट के लिए खाना छोड़ दो जी। बेहतर पाचन के लिए खाओ ताकि शानदार रस धातु बने, फिर अगली धातु अच्छी बने जी। आप निकालो जी पेज नंबर 89, 89 नंबर पेज निकाल लो जी। वैद्य जी, जी, छोटे बच्चों को सुबह दूध पिला सकते हैं? छोटा कितना छोटा बच्चा है जी? मेरा बेटा 7.5 साल का है। तो वो बड़े में आ गया जी, छोटा नहीं है। हम 2 साल तक के बच्चे को तो पिला सकते हैं जी, उसके बाद के बच्चे को दूध सुबह ना पिलाएं, उसको आहार पे लाने की कोशिश करें तो वो बेहतर है जी। बच्चा ठीक टाइम से आहार खिलाएगा। वैसे तो 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको हल्का फुल्का खिलाना शुरू कर दो, लेकिन 2 साल के बाद तो उसको पूरी तरह से आप आहार के ऊपर लेके आओ जी। दूध के ऊपर इतना निर्भर ना रखो, दूध केवल शाम को ही पिलाओ जी। गुरुजी छोटे बच्चों को दशमूलारिष्ट और महासुदर्शन अगर देंगे छोटे बच्चों को 1 साल के अंदर के, तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? उसकी मात्रा 6 महीने तक का बच्चा है तो 1 ml जी, चाहे 10 मोला दे रहे हो चाहे महासुदर्शन काढ़ा। और 1 साल तक का है तो आप उसको 2 ml 3 ml दे सकते हो जी। उसके बाद के बच्चे को आप 5 ml दे सकते हो जी। हमने अपने बच्चे को इस रेशो से दिया है जी। गुरुजी, हाँ जी, पनीर की सब्जी अगर सेंधा नमक के साथ खाते हैं तो ये खाना सही है कि गलत? बिल्कुल भी सही नहीं है जी, लेकिन चल सकता है, लेकिन आदर्श स्थिति नहीं है जी। किसकी चीज की सब्जी बोला गुरुजी इन्होंने?
पनीर की बोला है जी इन्होंने। जी चल सकता है, आदर्श स्थिति नहीं है। और दही है, पनीर है, इनको हम पढ़ेंगे जी। अभिसंधि जो कैटेगरी आती है उनमें शायद पहला नंबर पनीर का है और दूसरा दही का है जी। जो आयुर्वेद में दो लिस्ट दी गई है जी, एक सेवनीय आहार और एक असेवनीय आहार। तो असेवनीय आहार में पहला नंबर पनीर का है और दूसरा दही का है जी। तो ये कभी कभार खाए जाने वाले द्रव्य है जी। तो पेज नंबर 89 पे यहाँ पे लिखा है जी गोधूम का वर्णन। गोधूम यानी कि गेहूं के बारे में बताया गया है जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा गेहूं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आज के टाइम में जितनी भी ये चल रही है ना जी, कि अमेरिका से एक रिसर्च चली है, आधे अमेरिका ने यूरोप ने गेहूं खाना छोड़ दिया है, भारतवासी भी छोड़ दो नहीं तो आपको थायराइड शुगर ये सब होने वाला है। उन सब ने जो रिसर्च की है वो सुमित जी ने बता दिया है कि किन गेहूं पे उन्होंने रिसर्च की है और किस गेहूं की रिपोर्ट वो आपके सामने रखी गई है। जो हमारे पास देसी बीज रहे हैं जैसे C306 है या बंसी है या ये काली गेहूं रही है, तो ये तो बहुत ही उत्तम है जी। आयुर्वेद क्या बोलता है गेहूं के बारे में, कोई भी एक साथी पढ़ दो जी गोधूम का वर्णन। अनुपम जी आप पढ़ो। जी गुरुजी, गोधूम का वर्णन। गेहूं के गुण धर्म है। यह वृष्य वीर्य वर्धक, शीत वीर्य, पाचन में गुरु, स्निग्ध, जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाला, वात तथा पित्त का नाशक, टूटी हुई अस्थि को जोड़ने वाला, स्वाद में मधुर, स्थिरता को देने वाला तथा सर होता है। तो ये है जी गेहूं के गुण। देखो कितने कमाल के गुण है, क्या बताया गया है जी गेहूं के गुण में। यह वृष्य यानी कि वीर्यवर्धक है जी। वीर्य अच्छा होगा, शुक्र धातु अच्छा होगा तो ओज बढ़ेगा। ये वीर्यवर्धक है। शीत वीर्य है यानी कि शीतल है जी ये पचने में। पाचन में गुरु है, पचने में ये भारी है जी। आगे है स्निग्ध है ये, यानी कि अंदर जाके स्निग्धता बढ़ाता है जी। जीवनीय शक्ति प्रदान करने वाला है। कितने कमाल के गुण है जी गेहूं में कि वीर्यवर्धक है और जीवनीय शक्ति यानी कि ओज को भी बढ़ाने वाला है, शुक्र और ओज दोनों को बढ़ाने वाला है। इससे अच्छा और क्या चाहिए जी। स्निग्ध है, वात का शमन करेगा, पित्त वालों में भी अच्छा रहेगा, कफ वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। कफ बैलेंस में है तो कफ अधिक बड़ा हो वहाँ पे हम जौ जवार इस तरह के रुख साटे हम उपयोग कर सकते हैं जी। आगे कहा गया है वात तथा पित्त का समन करने वाला है जी। वात की 80 बीमारियां और पित्त की 40 बीमारियां यानी 120 बीमारियों को ठीक करने में सहायता करता है गेहूं। जो आप लोगों के सामने जैसे राजेश जी ने भी बताया, पहले मैंने बताया था कि भाई जो आज आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि गेहूं के बारे में, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो ये खूब चल रहा है जी कि अमेरिका यूरोप से ऐसी रिसर्च चली है कि इतने लोगों ने खाना छोड़ दिया, आप भी छोड़ दो जी। किस गेहूं के बारे में रिसर्च है उनकी, वो सुमित जी ने बता दिया है। अब जो आज के टाइम में प्रेजेंट किया जा रहा है जी, ताकि लोगों को स्वास्थ्य ना मिले और घूम फिर के लोग वहीं उलझे रहे जी, ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि गेहूं ना खाओ, आप केवल मिलेट्स ही खाओ, आप मल्टीग्रेन ही खाओ, आप गाय का दूध ना पियो, आप गाय का घी ना खाओ, घी चिकनाई बढ़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। कौन सा घी बढ़ाएगा जी, जो रद्दी क्वालिटी का है। गाय के घी में तो सीधा सीधा शास्त्रोक्त क्या लिखा है जी, दूध और घी में ओज को बढ़ाने वाला है। जो गुण ओज में है वही गुण गाय के दूध और घी में है, यानी वो साक्षात अमृत है जी। और वही गुण हमारी गेहूं में भी है जी। वीर्यवर्धक है, ओजवर्धक है, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला। आगे लिखा है टूटी अस्थियों को जोड़ने वाला है, स्वाद में मधुर है यानी कि मधुर इसका रस है, और स्थिरता देने वाला है जी, स्थिरता देने वाला है। तो ये गुण है जी गेहूं के अंदर। अब अगर किसी साथी को ऐसा लगता हो कि यूरोप से यहाँ से वहाँ से ये चल के आ रहा है, तो शास्त्रोक्त क्या है, 5000 साल पहले अगर अपने यहाँ गेहूं रही है तभी तो वाग्भट जी ने या बाकी ऋषियों ने लिखा है। तो गेहूं के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो किस तरह की भ्रांतियां हैं वो सुमित जी ने क्लियर कर दिया था जी। अब किसी का कोई सवाल। इन लोगों ने अपने ही भारत के लोगों ने मतलब इसका बहुत अपप्रचार किया है कि गेहूं भारत वंश का बीज नहीं है। जब से हरित क्रांति आई तब से भारत में गेहूं को अमेरिका से इंपोर्ट किया गया, ऐसा
और दूसरा मुझे ये पूछना था गुरुजी कि दक्षिण भारत में गेहूं मतलब ढूंढने से भी बहुत कम मिलता है, तो फिर वहां के लोगों को इतना तकलीफ होता है क्या गेहूं न खाने से? आप बोल रहे हो कि अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट हुई है तो तब गेहूं यहाँ उगाने जाने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। ये हाँ, पढ़ाया गया लोगों को, मतलब हाँ, ये पढ़ाया तो आज देखो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। पढ़ाया तो आज देखो क्या क्या जा रहा है कि जी आपको गाय का दूध में मिलावट मिल सकती है, घी में मिलावट मिल सकती है, तो घर पे नारियल ले आओ और उसका ही दूध बनाओ, उसकी ही लस्सी बनाओ, उसकी ही दही जमाओ। तो कितना खतरनाक है जी ये। कोई ये नहीं कह रहा जी कि एक गाय पाल लो। बिल्कुल जी। बस। और जो नारियल है, नारियल किस लिए है जी? नारियल की जो प्रकृति है वो शीतल है। नारियल के जो गुण कर्म है वो किस लिए है जी? वो ग्रीष्म ऋतु में के लिए है। किसके लिए? पित्त प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। जो प्राकृतिक ने हमें नारियल दिया है वो पित्त का शमन करने के लिए दिया गया है, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का शमन करने के लिए दिया गया है, ना कि हम उसकी प्राकृतिक अवस्था को बिगाड़ के उससे दही बनाएं और उस दही को खा के फिर हम बीमार हों। तो ये सब जितना भी आयुर्वेद आपके सामने आजकल प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बस ऐसे ही लोगों को उलझाए रखने के लिए जी। तो असली आयुर्वेद क्या है जी? अब यूट्यूब पे इतना आयुर्वेद भरा पड़ा है, असली क्या है? जो शास्त्र में लिखा है और जिसको आप शास्त्रोक्त पढ़ रहे हो और प्रैक्टिकल कर रहे हो, वही असली आयुर्वेद है जी। यूट्यूब आपको वो दिखाना चाहता है, यूट्यूब पे वही दिखाया जाएगा जो वो दिखाना चाहते हैं जी। और जैसे अब क्लास में तो वही पढ़ाया जा रहा है जो आप पढ़ना चाहते हैं और जो शास्त्रोक्त है। ऐसा तो है नहीं कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं वही, भाई शास्त्रोक्त जो है वो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है और आपके अनुकूल पढ़ाया जा रहा है। आपके सवाल जवाब सब क्लियर हो रहा है। तो यूट्यूब और गूगल बागाबा इन सब के इनको चलाने वाले कौन है जी? तो जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं वही दिखा रहे हैं यहाँ पे, शास्त्रोक्त तो नहीं दिखा रहे। गुरुजी काला चावल कौन सा खाना चाहिए गुरुजी? सुमित जी चावल के बारे में और बता दो। चावल जी बासमती चावल बढ़िया रहता है जी। बासमती चावल जी, सैला चावल, जो सैला चावल होता है वो सबसे बढ़िया होता है। नहीं, सैला तो जो है ना जी मशीन में तैयार करके बोलते हैं सैला उसको। वैसे तो नहीं बासमती जी नहीं। लेकिन बासमती का भी एक है ना, इसमें जो है ना इसी पेज के ऊपर वंशज जौ का वर्णन। सैला मशीन में तैयार नहीं होता जी। वो थोड़ा सा छोटा पाओगा, मोटा पाओगा, जिसने हम आम भाषा में कह रहे हैं भाई, जो पहला होया करता आज से 25 साल पहले होता था। अब तो कोई कोई बोता नहीं, तो बोता ही नहीं कोई। किसी भी हाँ जी बोलो। एमपी में जो आप सैला चावल बोल रहे हो उसको हम क्रांति धान का चावल बोल रहे हो, जिसका आजकल पूरा पोहा बना देते हैं। ठीक है जी। चावल के बारे में ऐसा है कि या गेहूं के बारे में भी या चावल के बारे में भी, किसी भी खाद्य पदार्थ के बारे में, कि आप उसको थोड़ा पुराना करके खाओ जी। जैसे हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है गांव में जी, कि गेहूं नई आएगी तो 2 महीने तक पहले पुरानी गेहूं को खाते हैं, उसको पुराना करके खाया जाता है। अगर हम गेहूं अभी ताज़ी आई है तब ताज़ी खाना शुरू कर देंगे, अभी चावल आए हैं अभी खाना शुरू कर देंगे, तो हर नए अन्न में गुरुता होती है, ऐसे बोला जाता है। तो उसको थोड़ा पुराना करके, कम से कम 2 महीने, 1 ऋतु पुराना करके ज़रूर खाना चाहिए, नहीं तो वो कफज व्याधि या शुगर जैसी बीमारियां पैदा करता है जी। गुरुजी मैं कुछ चावल के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ बता दीजिए। जैसे जी चावल को 3-4 महीने तो पहले उसको सुखाना पड़ता, मतलब उस चावल निकलते ही उसको मशीन में नहीं निकाला जाता जी। जो ये बाजार में चावल आता है इसको पॉलिश कर देते हैं, ये बिल्कुल सफेद हो जाता है, ये बस पेट पेट भरता है, इसमें कोई ताकत नहीं रहती। आवाज आ रही है जी गुरुजी? आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलो आप। इसको मैंने निकलवाया था जिस पे पॉलिश करते हैं जी 6-7 बार, मतलब 1-2 बार ही ऊपर से उसका छिलका उसको उतारने के बाद खाए ना तो वो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन आजकल जल्दी पचाने के चक्कर में उसको थोड़ा पहले भिगोना पड़ता है,
और मेरा देसी धान लगा था मैं ऑर्गेनिक का, वो पीतल के बर्तन में एक भाग में ही बढ़िया तरह पूरी तरह तैयार हो जाता है। और पॉलिश की हुआ चावल है वो बस पेट पेट भरता, उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती जी। बिल्कुल सही बोला है जी आपने। हाँ, और कुछ नहीं बस। बिल्कुल सही बोला है सुमित जी आपने। इसमें क्या है जी, आज के इंसान के पास समय ही नहीं है जी, ना बनाने का और ना खाने का। अब जब समय ही नहीं है तो इंसान मशीन बन के रह गया है जी। समझ नहीं आता कि वो जी किस लिए रहा है जी, जब बनाने और खाने का समय नहीं है तो जी किस लिए रहा है जी। बीमार होने के लिए जो कमाएगा फिर वो डॉक्टरों को ही देगा जी। पूरा चक्कर इस तरह से चलाया गया है कि हर तरह से व्यक्ति हॉस्पिटल की तरफ पहुँचे जी। पूरा चक्कर यही है। और जैसे आपने बोला कि पहले चावल, अब कुकर भी तो इसी का नतीजा है जी कि फटाफट करो सब। वही आज के टाइम में चावल पे लागू हो रहा है। जो चावल जैसे आपने बोला पहले सुखाया जाएगा, अगर बिना सुखाए हम उसको निकलवाएंगे तो वो शायद बहुत ज़्यादा तो उसमें टूट के ही चला जाएगा जी। इस बार हमारी शॉप पे अप्रैल के महीने में ख़त्म हो गए थे चावल, और इस बार मौसम ऐसा रहा जी हर दूसरे तीसरे दिन बारिश, तो 2 महीने तक चावल नहीं आ पाए क्योंकि जी सूखे ही नहीं है। जब तक सूखेंगी तो नहीं निकलवा पाएंगे, निकलवाएंगे तो वो टूटेंगे जी। तो उसको क्या करते हैं ये, उसमें भी जैसे रिफाइंड तेल को तैयार करते हैं ना जी, इनको बड़े बड़े एक्सपेलर में उनमें क्या करते हैं कि इनको वहाँ कृत्रिम रूप से ही सुखा देते हैं जी, और फटाफट उसको फिर अगली रूप दे देते हैं। तो पूरा ही सिस्टम जल्दबाजी के चक्कर में अंदर गुणवत्ता जा ही नहीं रही है जी, सिर्फ पेट भरा जा रहा है और बीमार बनाया जा रहा है जी। गुरुजी एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा दाल के बारे में। कर दो जी, कर दो। तो गुरुजी इस बार मैं मतलब बरसात के मौसम से पहले वहाँ इंदौर में और उधर मध्य प्रदेश साइड में था, तो वहाँ पे लोगों के पास पानी की कमी होती है, तो खेती पहले करने के लिए वो लोग मूंग की दाल होती है ना, उसमें मतलब कुछ छिड़क देते हैं जिससे वो समय से पहले नष्ट होके वो तैयार हो जाती है, मुरझा जाती है, वो पूरी मतलब परिपक्व भी नहीं हुई होती। तो देख करके तो बड़ा आश्चर्य हुआ गुरुजी की, मतलब इतनी बेकार और घटिया हरकतें किसान भाई कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे करके, और लोगों को सब कुछ मतलब गलत ही खान पान हो रहा है। फिर जब से ये हरित क्रांति का दौर चलाया गया है ना जी, उसका टारगेट ही है कि ज़्यादा उपज पैदा करो, बस मुनाफा ही दर्शाया गया है, वहाँ से स्वास्थ्य चला ही गया है जी। तो गुरुजी वो तो पकी भी नहीं दाल, और फिर वो दुकानों पे और लोगों के पास घरों में आ जाएगी, उसका तो बहुत नुकसान है और कुछ फायदा भी नहीं है। नहीं, ऐसा है ना कि बिना पके अगर फसल को आप सुखाओगे ना तो दाना बिदक जाएगा, छोटा हो जाएगा, संकरित हो जाएगा बिल्कुल ही वो। तो इस तरह से कैसे क्या होगा, वो तो पकने के बाद ही उन्होंने कुछ किया है पूरा, यानी थोड़ा सूखने से ठीक पहले। नहीं नहीं, ये जो मैंने मूंग के बारे में बताया, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो मूंग के बारे में जो भी कीटनाशक का स्प्रे करने का बोला, ये बिल्कुल सही है। ये क्या, मान लीजिए कि कोई भी फसल 9 महीने में तैयार होती है तो इसको 7 या 8 महीने में इस तरह का स्प्रे कर देते हैं, जो वो परिपक्व ना हुई हो फिर भी वो परिपक्व हो जाती है, सूख जाती है और तुरंत निकालने योग्य बन जाती है। इसका मैं जवाब दूं गुरुजी? 1 मिनट महेंद्र जी, 1 मिनट। वो है ना गुरुजी, क्या है आजकल है ना, एक ऐसे ऑर्गेनिक स्प्रे भी आ रखे हैं, वो यानी कि वो है ना पावर के स्प्रे बोलते हैं उनको। वो यदि आप पेड़ पे कर दोगे ना तो जल्दी पका देंगे उनको स्पीड से। तो इस तरह के स्प्रे हैं भाई जी। ऐसा नहीं है, मैं बताऊं क्या है इसमें। जैसे अपने मूंग है, मूंग आने के बाद में जैसे मूंग की फली तो आ जाती है, उसके पत्ते हरे रहते हैं, पत्ते हरे हरे रह जाते हैं, जब उसके ऊपर 2,4-D या ऐसी कोई स्प्रे होती है जिससे वो पत्ते झड़ जाते हैं, या उसके ऊपर आप जिंक जिंक की या पोटास की तेज स्प्रे कर देते हैं, उससे भी वो पत्ते जल जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, वो पत्ते जलने के बाद में उसके अंदर आप कंपेन फेर के वो फलियां निकाल लेते हैं। नहीं तो पता है क्या होता है, वो पत्ते तो हरे रहते हैं, फली आ जाती है, तो अगर उन पत्तों का वेट करेंगे तो फली नीचे गिर जाएगी, तो किसान करेगा क्या? ये मैटर है जिसमें वो पकाने वाला सौदा नहीं। अगर पकेगा, अगर आप उस तरीका तो कोई है ही नहीं स्प्रे से या किसी चीज से पका सकते हो उसको, सिर्फ वो पत्ते झाड़ने के लिए ही स्प्रे की जाती है जो कि कंपेन से उसको निकाल सके, और कोई मैटर नहीं है जी। नहीं नहीं महेंद्र जी, ऐसा है, देखो सुनो, मेरे सामने की बात है। एक तो पत्ते झाड़ने से ना उनको धूप ज्यादा मिलेगी, जल्दी पक जाएंगे, एक विषय तो ये है, ठीक है ना। दूसरा ये है ऑर्गेनिक एक पावर का जो है ना, पावर के नाम से कंपनी का मेरे को ध्यान नहीं है, भी बता दूंगा मैं बाद में आपको। यदि आप अमरूद के पेड़ पे जो पकते ना हो, कोई भी फल ना पकता हो ना, उसको ऊपर उसका पावर का स्प्रे कर दोगे, स्प्रे का आप है,
एक सप्ताह में सारे ही फल एकदम पक जाएंगे। ये मेरे देखने की बात है, सामने की बात है, यानी कि ये ठीक है ना जी। इस तरह के स्प्रे भी हैं अब। हो सकता है आम, पपीता, केला भी तो कच्चा उतारा जाता है और वो मतलब पाउडर या कुछ रख के फिर उनको आगे पकाने के लिए भेज दिया जाता है मार्केट में, कच्चे को भेज देते हैं। गुरुजी इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बता दो जी, बता दो। जो जोन सी कंपनी है ये पेस्टिसाइड ये बनाती है ना, जो पहले से चलाती यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड, वही कंपनी अब लोगों की सोच देखकर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रही है। जैसे ये बता रहे हैं ना जी, स्प्रे करने से फल तैयार हो जाते हैं, मतलब ये उन्हीं का प्लान है जी। मतलब कोई भी सब्जी है, कुछ भी लगा लो, वो अपने टाइम अनुसार ही पकेगा, वही बढ़िया है। और इन्होंने नाम भी ऑर्गेनिक का दे दिया। और जो फसल में बोते हैं ना जी, मतलब जनता सरकार मोर्चा में सुनील शर्मा जी किसानों पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं काफी सालों से। वो जी धानों की खेती से पहले जितनी भी दालें हैं ना, उनको बुआते हैं। और वो मतलब जो दाल है उनको निकालने के लिए नहीं, वैसे ही स्वाभाविक तौर पे पहले से तैयार है तो दाल को निकाल सकते नहीं, तो कल्टावेटर से उसको मैं बहा के वो खाद तैयार होती है, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। पहले जी 20 साल पहले ये चीज करते थे, जैसे जंतरा बो दिया, उसी को मतलब वो जब वो 1 महीने के आसपास हो जाता था उसी में बहा देते थे वो खाद के तौर पर। वो मेरे ख्याल में इसीलिए ऐसे ही करते होंगे जी, क्योंकि मेरा देखा हुआ है 20-22 साल पहले ऐसा करते थे मेरे चाचा। हरी खाद मिला देते थे, उससे जमीन का पीएच लेवल है सही हो जाता है। और ये पीएच बिगड़ता है ना, शरीर का पीएच लगा लो, आदमी का लगा लो, जानवर का लगा लो, जमीन का लगा लो, ये बिगड़ेगा से तो सारी बीमारियां आवेगी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं जी, ये जुड़ा है हमारे भोजन से। हाँ जी, बोलो जी। गुरुजी, एक एक निवेदन है सभी साथियों से भी और गुरुजन वर्गों से भी एक निवेदन है। अब हम कम से कम 1 महीना हमारा पूरा हो चुका है। 1 अगस्त से हम लोग, आज 7-8 तारीख है, तो 1 महीने में अगर हम सिर्फ प्रकृति, वात, पित्त और कफ से इससे ज्यादा भी नहीं गए हैं। और इसके कुछ मेरा सुझाव रहेगा, सारे भाइयों की माफी चाहूंगा और गुरुजन वर्गों की भी, कि हम ना अपनी चर्चा कम करें, उनसे हमें ज्ञान लेना है, ना कि हमें चर्चा का ये नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा सभी भाइयों से भी कि आप अपनी बात अपने प्रश्नों तक रखें। दूसरी बात रखे जाएंगे ना तो ये गुरुजन वर्ग को भी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझाने के लिए भी, क्योंकि कोई क्लास हम लेते हैं ना, कोई क्लास में अगर सीखते हैं ना हम, तो पहले उनका सुन लेना चाहिए। और मेरा ये भी एक दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हम कुछ पर्सनल सवाल उनको पूछ रहे हैं, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप उनको गुरुजन वर्गों को जब कभी आपको समय हो तब उनको पूछेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि बाकी भाइयों को भी उसका कोई लाभ मिलेगा, लेकिन उनसे हमने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी हमारे सवाल ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जितना भी ज्ञान आना चाहिए नहीं आ रहा है। तो सभी भाइयों से और गुरुजन वर्गों से निवेदन है कि आप कल से इसको थोड़ा बदलाव करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 महीने में जितना होना चाहिए था ना, नहीं हो पाया है। थोड़ा डॉक्टर साहब जी, 1 महीने में हमने जो पढ़ा है ना, वो बहुत काम का पढ़ा है, क्योंकि इसको हम 5 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चिकित्सा तो यहीं से आ रही है जी। जब अगर गुणों का ही हमारी डिटेलिंग नहीं है तो हम आयुर्वेद में कुछ नहीं कर पाएंगे जी। जैसे अभी आप, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, उससे हम भी सहमत हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ओग में अपने कुछ सवाल है कि वो संवाल लंबा खींचा जाता है फिर। तो कभी कभी आज जैसे कल परसों एक ही ये हुआ था ना हमारा, तो इसीलिए मैं चाहूंगा अगर कोई ये अगर हमारी कोई ये तो माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन सुझाव था शायद आप इसके थोड़ा सा इसके ऊपर। नहीं, सुझाव आपका अच्छा है जी। देखो, आज की चर्चा होनी ज़रूरी थी ये, क्योंकि आज की चर्चा से क्या निकला है जी, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, यहीं से बीमारियां आ रही है जी। क्योंकि खाने में क्या खा रहे हैं जी, वो खाना खा रहे हैं जिसमें खूब सारा खाद, दवाई, स्प्रे, जहर डला है। उस खाना को खाते हुए हम उम्मीद करें कि हम स्वस्थ रह जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। जैसे कि गाय के बारे में कि भाई जर्सी गाय बना दी है और देसी गाय है, तो कौन सी गाय? अब हमें सिर्फ गाय का नाम सुना और दूध पीना शुरू कर देंगे तो जर्सी का पी रहे हैं तो कैंसर भी हो जाएगा जी।
तो हमें सही गाय की पहचान होना ज़रूरी है। अब हम फसल की बात कर रहे हैं तो सही फसल का भी हमें पता होना ज़रूरी है। अब गेहूँ उगाई है, गेहूँ हाइब्रिड उगा दी तो क्या होगा, बीमारियाँ ही होगी जी। गुरुजी जो भी चर्चा हुई है अपनी, वो खेती के बारे में, दूध के बारे में, गाय के बारे में और खाने के बारे में अपने ग्रुप के अंदर यही चर्चा चली है आज तक। इससे हटके, अपने विषय से हटके तो आज तक कोई बंदे ने किसी प्रकार का ना तो कोई सवाल पूछा है, ना किसी ने कोई। परसों 2 दिन पहले वाली कक्षा में रवि जी ने थोड़ा लंबा खींच दिया था, वहाँ पे उस दिन नहीं पढ़ पाए थे। आज की चर्चा सार्थक है जी, क्योंकि हमारा जब तक ज़मीन ठीक नहीं होगी, हमारा खाना शुद्ध नहीं होगा, और फिर वो आके खुले बर्तन में बनना चाहिए। अगर हमने ऑर्गेनिक उगा लिया है बिना खाद दवाई का, वो कुकर में बना दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं। तो सही ज़मीन में सही फसल, और उसी खाने से ही तो हमारा शरीर चलेगा, उसी खाने पे ही तो हमारा स्वास्थ्य टिका है। तो आज की जो चर्चा रही है वो सही रही है जी, क्योंकि हमें सही फसल की, सही भोजन की, प्राकृतिक भोजन की, और सही गाय और गाय के और देसी गाय के दूध की, इसकी पहचान होना अनिवार्य है जी। नहीं तो हम स्वास्थ्य नहीं हासिल कर पाएंगे जी। तो आज की चर्चा ज़रूर सार्थक रही है, और उस दिन एक दिन टाइम लग गया था, तो उसके बारे में सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा कि व्यक्तिगत सवाल या व्यक्तिगत कि आज मेरे बच्चे को ये हो गया है, मेरे को ये हो गया है, या माताजी को, पिताजी को ये हो गया है, ये अगर क्लास में ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम सीख तो वही रहे हैं कि जी हमने कैसे ठीक करना है अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने घर वालों को, बाकी सभी को। अगर आप पूछते रहेंगे तो फिर बताने में ही समय निकल जाएगा जी, और दूसरों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम व्यक्तिगत प्रश्न वो ना करें, हमने सीखना है जी, और आप लोगों ने सीख के अपनी प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। एक पॉइंट ये हुआ कि उस पे हमने ज़्यादा समय नहीं ख़राब करना है। आज की चर्चा सार्थक थी, क्योंकि जब तक हमें सही भोजन ही नहीं मिल पाएगा प्राकृतिक, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे जी। और नहीं, बराबर है गुरुजी, बराबर है, ये बात से सहमत है हम। गुरुजी एक बात बोलूं मैं, गुरुजी खुले बर्तन में बनाना तो उसे ढक सकते हैं ना ढक्कन से? थोड़ा सा ढक्कन खुला रखना है जी, पूरी तरह से कुकर की तरह नहीं ढकना है उसको। गुरुजी एक बात बोलो। हाँ बोलो जी, बोलो जी। जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक ऐसा करो, हफ्ते में एक दिन रखो और उनको बोलो जो जो क्वेश्चन है वो लिख के रखो। जिस दिन क्वेश्चन का टाइम रहेगा उस दिन पूछो, जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। अपनी क्लास दिन की अच्छी तरह से चलेगी। कई बार ऐसा मुद्दा होता है, उसके उस टाइम वो हो सकता है ना याद आए, वो चीजें वही क्लियर करनी होती है उसी समय। हाँ वो तो है ना, सबको तो नहीं आएगी ना प्रॉब्लम वही चीज के लिए। वो तो फिर मैट्रिक चला जाएगा जी, उसके बारे में 3 दिन बाद में पूछने का क्या फायदा, फिर वो समझ ही नहीं आएगा। जो जो हफ्तों हाथी पूछा जाता है जी, वो तो ऐसी चर्चा सही हो जाएगा जी। जो सामूहिक चर्चा है ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसको समझोगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमारा टाइम। आज की कक्षा सार्थक रही है जी। आज की कक्षा में कोई डाउट नहीं, आज की कक्षा सार्थक है। हाँ, आज की कक्षा सार्थक है। बस वो कुछ दिन पहले, उस दिन एक दिन पूरी क्लास उस पर ही निकल गई है, तो व्यक्तिगत सवाल हम ना लाएं। आज की कक्षा सार्थक है, तो आगे से हम यही कोशिश करेंगे व्यक्तिगत ना आए, लेकिन इनकी जानकारी होना ज़रूरी है जी, क्योंकि ये हेतु बनते हैं बीमारी के। और आयुर्वेद का मेन फोकस हेतु और संप्राप्ति पे ही रहता है जी। जब तक खाने का हमारा रूटीन बिगड़ा हुआ है, खाना सही नहीं है, ठीक बर्तन में नहीं बन रहा है, टाइम पे नहीं खाया गया, पच नहीं रहा है, तो हम चिकित्सा नहीं दे पाएंगे जी। और ना ही वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद वही है कि आपने ऐसी जीवन शैली जीनी है ताकि आप बीमार ही ना पड़ो। वो कब होगा? जब हमारा खाना शुद्ध होगा, बिना खाद दवाई स्प्रे यूरिया जहर के होगा, देसी बीज से बना हुआ खाना होगा, देसी गाय का दूध और घी होगा। तो ये हमारे स्वास्थ्य का आधार है। आज की कक्षा सार्थक है। और अभी जो गुणों की बात है कि जी हम 1.5 महीने में गुण नहीं पढ़ पाए हैं, तो मुझे लगता है जी अगर इससे फास्ट मैं पढ़ाऊँगा तो आप चिकित्सा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप डॉक्टरी लाइन से हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप तो कर सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा जी। जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं गुरुजी। नहीं, आपका पढ़ाना बिल्कुल ठीक चल रहा है गुरुजी, इसमें कोई संदेह की बात भी नहीं है। लेकिन कोई कभी कभी होता है ऐसा, तो इसलिए मेरा सुझाव रहेगा, अगर किसी भाई को अगर ये गलत लगता हो तो ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि क्या है कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सुने बगैर ही अगर सवाल करेंगे, कभी कभी गुरुजी के मन में होता है वो आगे बोलते, लेकिन वो बीच में रुक जाते हैं, फिर ऐसा होता है। ये सुझाव ऐसा मेरा व्यक्तिगत। ये सुझाव अच्छा है जी, बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे सभी। जी जी गुरुजी, जी जी जी। ये सुझाव अच्छा है कि कोई टॉपिक चल रहा है तो पहले टॉपिक को पूरा होने दो, क्योंकि जो सवाल हम करें हो सकता है वो आगे ही आ जाए जी। हाँ जी, चलिए जी, आज समय भी हो चुका है और समय से अधिक भी हो चुका है क्लास। और अच्छा, सभी का सुझाव अच्छा रहा जी, है ना। जैसे नवीन पाटिल जी का भी अच्छा सुझाव है कि पहले हम टॉपिक को पूरा होने दें, हो सकता है वो आगे प्रश्न आ जाए और इसका हमें उत्तर मिल जाए, तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़े। और मैं जिससे भी निवेदन करते हैं कि जो हैंड रेज की है उनकी बात को जरूर सुने, क्योंकि उनका मन में प्रश्न होता है। तो एक बार हैंड रेज करके वो हैंड डाउन भी करें, है ना। ऐसा नहीं कि आप ध्यान ना दे करके अपना हैंड रेज कर रखे हैं। तो हैंड रेज करने वाले को भी चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक करें हैंड रेज, और अपना जो है बैच जी को भी ध्यान रखना होगा कि जो हैंड रेज किया है उनसे बारी बारी से कहें कि आप अपना प्रश्न पूछ लें, है ना। क्योंकि एक बार में ऐसा होता है कई बोलने लग जाते हैं और हैंड भी 3-4 बंदे का रेज रहता है, इसलिए जो है बारी बारी से जो है प्रश्न पूछने के लिए कहें। कई बार इसमें ऐसा भी हो जाता है जी, मान लो कि एक साथी ने अपने 2-3 सवाल पूछ लिए है और जो कोई एक साथी शुरू से ही हैंड रेज किए हुआ है वो एंड तक ऐसे ही रह जाता है। तो अगर एक साथी ने सवाल कर लिए तो फिर दूसरों को भी हमें मौका दे देना चाहिए जी। हाँ, एक बार फिर हैंड डाउन करके फिर अपनी सवाल रख सकते हैं, क्योंकि सबके क्लियर हो चुके हो तो आप अपना दोबारा सवाल तब करेंगे। हाँ, क्योंकि सबके लिए बराबर समय निकालना है, क्योंकि सभी के प्रश्नों का उत्तर देना है, ना कि केवल एक का देना है। तो ऐसा नहीं है, सबका विचार अति उत्तम है और आज का क्लास बिल्कुल सार्थक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बीच में जो रवि जी का जो रह गया था व्यक्तिगत प्रश्न, मैं कहता हूँ आप हमसे कर लो संपर्क जी, है ना। तो या भाई जी से जुड़े हो ग्रुप में तो आप भाई जी से संपर्क कर लीजिए जी, वो व्यक्तिगत जो भी होगा वो बता देंगे जी, है ना। बाकी अगर डिस्कस करना चाहते हैं जी तो बहुत, हाँ, अगर डिस्कस करना चाहते हैं जी तो जरूरी है कि डिस्कस कर लीजिए क्लास में। अगर कोई ऐसी टॉपिक होती है जिसमें एक दिन डॉक्टर पूनम बलहारा जी ने अपने भाई के लेकर के उन्होंने डिस्कस किया पूरे क्लास में उन्होंने, है ना, तो कर सकते हैं जी, है ना। लेकिन देखिए जी, ऐसा नहीं है कि क्लास आज का, जैसे हम गेहूं के बारे में हमने पढ़ा जी, तो गेहूं के बारे में ही पढ़ा जी कि गेहूं हमारा जो है आयुर्वेद का विषय है जी, है ना। एक बार क्या हुआ कि अभी 5-6 महीना पहले डॉक्टर खादर वली हमारे सिरसा में आए जी, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बस जो सब जगह हमेशा कहते आए हैं कि गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ, गेहूं मत खाओ। इससे पहले मेरा लेक्चर था, मैंने बोल दिया सब कुछ जो भी कहना होता है, मैंने पहले उनके आने से पहले मैंने पूरा अपना लेक्चर सुना दिया सबको, है ना। तो वो भी पसंद आया जी लोगों को। मैंने बता दिया कि गेहूं जो है, गेहूं जो बोल रहे हो, तो गेहूं जो विदेश से आया है, गेहूं हमारा नहीं है, ये मूल नहीं है। तो भाई आयुर्वेद में कैसे गोधूम के बारे में आया चर्चा, और इसके बारे में भागवत ऋषि नहीं बल्कि इससे भी पहले के जो ऋषि है, अग्निवेश ऋषि, अत्रे ऋषि, ये सब बोलते आ रहे हैं जी। आयुर्वेद का ज्ञान तो क्या है कि ब्रह्मा से आया है, यानी कि वो बहुत समय पहले के काल का ये गेहूं हुआ चला रहा है। तो हम गेहूं के बारे में जो स्टडी हो रहा है जी, या हमारी गेहूं के बारे में स्टडी हो नहीं रहा है, गेहूं हम इसको समझ लेते हैं। ये तो क्या है कि जेमो फूड या फिर जो विदेशों में पाया जाता है। इसी प्रकार जो गाय के घी के बारे में या गाय के दूध के बारे में या गाय के ऊपर जो स्टडी आता है जी, ये हमारा सैंपल कहाँ ले जाते हैं, ये तो अपना खुद सैंपल उठाते हैं और अपना जो है इसका रिपोर्ट पेश कर देते हैं, हम लोग मान बैठते हैं। तो ऐसे नहीं है जी। गेहूं के बारे में आप लोग चरक संहिता में पढ़ी है जो अग्नि वेश से कृत है, कितना अच्छा बता रखे हैं। जो बैज जी ने आज चर्चा किया, गेहूं चावल बिल्कुल खाइए जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देसी होनी चाहिए, देसी बीज का होनी चाहिए, अपने केमिकल फ्री होनी चाहिए। बाकी मिलेट भी खानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है जी। मैं भी, है ना, कई ऐसा होता है जैसे, हाँ, बात वाले के लिए क्या, क्योंकि मिलेट होता है, रुक्ष होता है जी, तो इसलिए हमें चाहिए मिलेट को स्निग्ध के साथ में लेना चाहिए, है ना। खास करके गाय का घी जरूर हो, नहीं तो थोड़ा ये रुक्षता उत्पन्न करता है, बात के लघु गुण उत्पन्न करता है। बाकी सभी ले सकते हैं, बात वाला भी ले सकते हैं, पर यही है लगातार रेगुलर नहीं ले सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ना ले, है ना। तो ऐसे ऐसे करके सभी खा सकते हैं मिलेट्स। मिलेट्स में है क्या जी, इसमें भंगर है, यानी सामक जिसको कहता है, कोदो जिसे कहता है, इसको कंगनी कहता है, कुटकी कहता है, ये सब है। ये भी अपना देसी है जी। हम क्यों इसको लिटिल क्या कहते हैं, मिलेट अंग्रेजी नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं खाएंगे, ये भी आयुर्वेद में वर्णन है, ऐसी बात नहीं है। आप अष्टांग हृदय में उठाइए, अनुस्वरूप विज्ञान अध्याय में देखिए, आपको ये सब मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। सामा, कोदो, कंगनी, कुटकी, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, निश्चित रूप से वर्णन है जी। गेहूं के बारे में भी वर्णन है, ये भी हमारा है, सब कुछ तो हमारा। एलोपैथी में तो कुछ है ही नहीं इसके बारे में, सब कुछ तो आयुर्वेद ही है ना। है ना, जो कहते हैं कि आयुर्वेद नहीं कर पाएंगे हम, आयुर्वेद नहीं
आयुर्वेद है तो सब कुछ आयुर्वेद ही है, तो मत खाओ, है ना। जो अगर ऐसा करते हैं खाना ही नहीं खाएगा, आयुर्वेद को नहीं करेगा। जैसे आप खाना पका रहे हैं तो ये आयुर्वेद ही है ना। खाना पक रहा है तो आयुर्वेद के ही तो नियम है ये खाना बनाना। जैसे पवन का स्पर्श होते, सूर्य का प्रकाश मिले, तो ये सब तो आयुर्वेद का ही नियम है। तो आज का क्लास सार्थक ही है। तो बाकी अपना व्यक्तिगत प्रश्न ना क्या है कि भाई जिससे हमसे संपर्क करेंगे, और बाकी जो क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम ये बात है ना जी, जैसे टॉपिक कोई खिल गया तो इसके ऊपर हमें प्रश्न पूछना ही होता है, उसी समय कंसेप्ट क्लियर ही होना चाहिए, तो ही बढ़िया होता है, मेरा यही मानना भी होता है। और ऐसी बात नहीं है कि हम प्रश्न लिखेंगे फिर क्लास के अंत में पूछेंगे या फिर हम 2 दिन के बाद पूछेंगे। हाँ, इस प्रकार से केवल चर्चा केवल करना है, केवल प्रश्न उत्तर का चर्चा है तो एक सेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले हम वात पित्त कफ के गुण के बारे में समझे। वात पित्त कफ के 20 सप्ताह में एक दिन क्या करेंगे कि प्रश्न उत्तर, जो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर, जैसे आज का प्रश्न उत्तर जो रहा कि हाँ हम किस प्रकार से खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, ये प्रश्न उत्तर कर सकते हैं जी। तो ये भी एक दिन रहेगा, लेकिन अभी पहले ये रखेंगे, है ना। क्या है कि ठीक है अपनी बात पे